मैंने पेपर की कटिंग रखना बंद कर दिया, और नहीं तो यहाँ पेपर की कटिंग आपको ढेर सारी मिलेगी। हाँ हाँ, केबल नहीं है यहाँ पर, नहीं बनेगा। एक नाम था जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, दो नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो सौरभ द्विवेदी ललन टॉप के संचालक थे, संपादक थे, जिन्होंने अपनी एक एनजीओ संस्था बनाई और पूरे देश में, पूरी दुनिया में पिछले 3 महीनों में उनका बहुत नाम रहा। उन्होंने उस संस्था को बनाते हुए कहा कि जो समाज से मुझे मिला, मैं इस समाज को वापस करना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरे व्यक्ति श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं और जिनकी बुक भी है, और उस बुक की एक कहानी वो हमेशा बताते हैं, और आप भी कभी अगर उनकी किताब पढ़ें तो सत्यार्थी जी कहते हैं कि एक बार वो बच्चे जिन लोगों को मजदूर बना लिया जाता है उनको बचाने जाते थे, और कुछ बच्चों को बचा के एक जगह से यूपी से लाए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यूपी से वो लाए, और जब यूपी से ला रहे थे तो उन्होंने जो बच्चे थे, उनके पास 8-10 बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, क्योंकि वो उस जगह से लेकर के भाग रहे थे उन्हें, तो पीछे गुंडे भी थे, बदमाश भी थे, उनको रात को निकलना था, 2-2:30 बजे की बात थी। और उन्होंने उन बच्चों को एक केला पकड़ाया, क्योंकि वो सारे बच्चे भूखे दिख रहे थे, तो उन्होंने सारे बच्चों को एक एक केला कि बेटा लोग खा लो, और वो गाड़ी भी चला रहे थे उस बीच में। तो उन बच्चों ने क्या किया कि उस केले को छिलका सहित खाना शुरू कर दिया। अब आप समझिए कि 10 साल के बच्चे हैं, 10 साल, 11 साल, 8 साल के बच्चे हैं, और छिलके सहित केले को खा रहे हैं। और ये दृश्य देख के सत्यार्थी जी कहते हैं कि वो बिल्कुल रुग्ण हो गए, पत्थर हो गए, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। और उनने कहा कि बेटा इसे ऐसे नहीं खाते। तो उन बच्चों ने पूछा कि तय बता कैसे खाते हैं। तो उन्होंने उस केले को छीला और बताया कि इस केले को ऐसे खाते हैं। तो जब उन्होंने, मतलब बताते हुए मेरी आंखें नम होती है इस कहानी को, कि जब उन्होंने उस केले को खाते हुए देखा बच्चों को, तो उनमें से एक बच्ची ने कैलाश सत्यार्थी जी की पैर में मारते हुए कहा कि तू पहले क्यों नहीं आया रे, ते पहले काहे नहीं आओ हमारे जीवन में, तूने पहले आके हमें क्यों नहीं बचाया। तो आप समझिए कि इस समाज में, इस देश में ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जहां 8-10 साल के बच्चे केला खाना नहीं जानते, उनने केला देखा नहीं 10 साल तक। ऐसी जगहों पर लोग रहे और उनको नोबेल पुरस्कार मिले। अब ये दो बातें मैंने इसलिए बताई कि आज मैं जिनसे मिला, आशीष भैया, आशीष ठाकुर नाम है इनका, मोक्ष संस्था चलाते हैं। तो दोनों बातें मैच करती हैं। सौरभ द्विवेदी जी जो कहते हैं कि मैंने जो समाज से लिया वो समाज को देना है, ये बात भी इनने मुझसे कही। और मुझे लगता है, मैं तो उतना काबिल नहीं हूं कि बता पाऊं किसको नोबेल मिले किसी को ना मिले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सम्मान तो दो यार। मतलब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आज हम आपके सामने लाए हैं कि जो समाज की सेवा कर रहा है, मुर्दों को कफन दे रहा है, घर के पैसे से लोगों का इलाज करा रहा है, लोगों को पाल रहा है, ना जाने अपने खर्चे पे इतना बड़ा वृद्धाश्रम जैसी एक जगह चला रहा है, और उसे क्या मिलता है समाज से? तिरस्कार, असम्मान। मतलब मैं सुन के शॉक्ड हूं। अभी जब मैं बात कर रहा था, आप आगे सुनेंगे, कि एनकाउंटर कराने तक की कोशिश हुई, पुलिस केस लगे, और ना जाने क्या क्या ही। तो आगे की कहानी, मैं देव सिद्धार्थ हूँ, आगे की कहानी आशीष ठाकुर जी से सुनेंगे। भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सिलसिला जो है, मतलब बचपन से लेके आपके जीवन की वो घटना जब आपने पहली बार लाश देखी, वो बताइए कैसा बैकग्राउंड था। जैसे कि ये तो अकल्पनीय है, और ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि जो जीवन में वर्तमान जी रहा हूं। हम बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। मेरे पिताजी एक्स पुलिसमैन रहे हैं, सिपाही से रिटायर हुए हैं, और मेरी 2 बहनें हैं जो एक सामान्य जीवन सतना जिले में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। मेरा परिवार है, मेरा छोटा भाई भी है जो पुलिस में है, सिपाही है। अब इस सामान्य परिवार की एक शुरुआत आपको बताएं कि मैं कहीं से भी इतना कैपेबल ना था, वर्तमान में ना ऐसा है। मैं कह रहा हूँ भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, मैं जीवन जीता हूँ वर्तमान में, जो है आज के लिए, कल सुबेरा हो या ना हो, और यही सोच जिंदगी में यहाँ तक ले आई। रही बात मेरे जीवन संघर्ष की, तो मेरे पिता के रिटायरमेंट के बाद हमारे पास रहने तक का किराए का मकान भी नहीं था यहाँ। तो फिर हम यहाँ से किराए के मकानों में गए। पिता के रिटायरमेंट के बाद पिता गांव चले गए, मैं और मेरा भाई पढ़ रहा था। मैं कॉलेज में आया, प्रेसिडेंट बना। मेरा छोटा भाई, मैंने उसे पढ़ाया, वो भी पुलिस में बना। पर इन सारी व्यवस्थाओं में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पीछे कोई इतिहास या पृष्ठभूमि नहीं रही है मेरे जीवन में, वर्तमान में भी नहीं है। ये जीवन की शुरुआत हुई। ये सिलसिला जो शुरू हुआ सिद्धार्थ भैया सेवाओं का, तो बेसिकली जैसे हम एक चाइल्डहुड में होते हैं, एक बचपन में होते हैं, तो हमको जीवन में ज्यादा पाने की चाहत होती है, हर व्यक्ति को होती है, इंसान हो जानवर हो। तो वो जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटा जानवर जल्दी कूदता है, बच्चा जल्दी घिसटता है। तो जब मैं स्कूल के दौर में आया, मैं सरस्वती स्कूल में, गंगानगर सरस्वती में 11th-12th किया मैंने। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। मेरे माता पिता, जैसे हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा व्यक्ति बने, बड़ा आदमी बने, पर मेरे माता पिता ने हर वो चीज मुझे उपलब्ध कराई कि पढ़ाई कर पाऊं। मेरे पिता ने सारी जिंदगी साइकिल में गुजार दी।
रिटायरमेंट होने तक वो एक तो बाइक नहीं खरीद पाया। ये इतनी बड़ी कहानी है कि जो आज का आशीष देखते हैं तो आदमी को वैभव दिखता है, पर वो दर्द नहीं दिखता, और ये वैभव गलत दिखता है क्योंकि तो ढकी मुंडी सरकार है कि अंदर कितने छेद है। राइट तो ऐसे जिंदगी चल रही है। तो जब पिता के रिटायरमेंट हुए, पिता ने, अच्छा एक और बड़ी बात, मैं 11th में पढ़ते पढ़ते 12th में हम लोग पुलिस क्वार्टर पिछनारी मढ़िया आ गए। पहले हम लोग खप्पर के मकान में रहा करते थे। मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया। मेरी माता श्रीमती रुक्मणी जी जो शिक्षित तो नहीं थी, पर माँ बन के उन्होंने हमको आज यहाँ तक ला दिया, और हम कहीं से अभावग्रस्त नहीं। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी जी स्वर्गीय सोमनाथ सिंह थे, उनका नाम दादा सोमनाथ सिंह कहते थे उनको, और मदन महल थाने से वो रिटायर हुए। अच्छा। उनको दादा के नाम से लोग जाना करते थे। और जब पिताजी मेरे रिटायर हुए थे उस समय मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट हुआ करता, मैं हितकानी कॉलेज में प्रेसिडेंट बना। तो मोक्ष की शुरुआत का किस्सा हम ये करते हैं कि बहुत ही, हम चारों भाई माता पिता एक 2 कमरे के मकान में हम लोग रहा करते थे। तो वो जिंदगी हमने गुजारी है, कोई ऊपर कोई नीचे सोया करता था, वो जिंदगी हमने गुजारी है। और हमको इस बात से कोई वो नहीं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, भगवान ने जो किया बेहतर किया, और हमारे माता पिता ने जो किया वो बहुत बेहतर ही किया हमारे लिए। मेडिकल कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त आज भी काम करते हैं, तो उस समय एक लालसा होती है कि घर का पॉकेट तो वैसे ही होता है, कोई आपको टी शर्ट दिला देगा तो वो आप उसको ज्यादा चाचा बोलने लगते हो। राइट। ऐसी होती है जिंदगी। मुझे भी एक शौक था कि यार 2 पैसे अलग से मेरे पास आए। मैं यहाँ से साइंस कॉलेज जाया करता था फर्स्ट ईयर में, मैं वहाँ पे एक्स हो गया, और एक्स के बाद मैंने हितकानी में एडमिशन लिया, और हमारे पास यहाँ जाने तक के साधन नहीं थे। हम बस में जो यहाँ पर, साइंस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया और नहीं, फिर? साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, पर हम जा नहीं पाते थे। तो हम यहाँ पे स्कूल बस जो डॉक्टर्स के बच्चों को लेके जाती थी, उसमें सेटअप करके ड्राइवर अंकल से बात करके, मैं, मेरे साथ एक राजीव करके है वर्मा, वो अभी लॉयर है, तो हम, एक वीरेन तिवारी है मेडिकल में अभी नेता है लैब में सरकारी नौकरी में। तो हम लोग जाया करते थे उस बस में। सुबह हम 6 बजे चढ़ते थे, 8 बजे पेंटी नाका उतरते थे, 1:30 बजे वहां से भागते आते थे पेंटी नाका से ही बस में। कोइंसिडेंटली मैंने मिड टर्म में टॉप मारा साइंस कॉलेज में, जियोग्राफी का, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट था। अब कोइंसिडेंट हुआ मेरा एग्जाम, फिर मेन एग्जाम में फेल हो गया। फिर मैं सेकेंड ईयर में फिर बीएससी मैंने हितकानी कॉलेज शुरू की। इस पढ़ाई के साथ साथ जब मैं 11th से चला था, तो अगर मैं अपना व्यक्तिगत जीवन और परिवार देखता तो मुझे हमेशा ये द्वेष रहा कि यार मैं परिवार के लिए करना है, मेरे पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया, सबको खुशियां देनी है। इसी संघर्ष के दौरान जब मैं मेडिकल पहुंचता हूँ, तो मेडिकल में पर्चियां कटा करती थी लोगों के आने जाने की। 2 रुपए की पर्ची कटती थी कि आप ऊपर विजिट के लिए जा रहे हो 4 घंटे के लिए, तो वो पर्चियां कटती थी विजिटर्स को, जो अच्छा। मरीजों के परिजन है। तो मेरे दोस्त एक विजय पांडे हैं वो, और ऐसे कई लोग काम किया करते, तो मैं भी जाने लगा। तो मैं कभी अल्टरनेट जाते थे, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग शिफ्ट, कुछ महीनों में नहीं की। वहां पर लोगों का जो मैंने दर्द देखा वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मुट्ठी भर पैसे हुआ करते थे, कोई पहचान नहीं थी, कोई बैकअप नहीं था, पर एक कोशिश आई कि नहीं कुछ तो करना है, कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था लोगों को रोते बिलखते देखते, 2-5 पैसे के लिए मोहताज लोग। मतलब लोगों का यह हाल था कि महिलाओं का शोषण तक वो करा लेती थी चंद जरूरतों के लिए, अपने पति या परिवार के इलाज के लिए। ये आंखों देखा हाल। ये किस सन की बात, मतलब? ये होगी 98 से लेके 2001-2 के बीच की बात है, जब हमने शुरू किया 98-99 से। देखते थे कुछ कर नहीं पाते थे, लड़ने लायक भी नहीं थे, बच्चे थे, कोई भी धक्का दे दे तो भग रहे यहाँ से। ये वक्त भी गुजारा हमने। उसी बीच में हमारे यहाँ पिछनारी मढ़िया में एक शक्ति होटल हुआ करता, वहां पर मैंने सुबह, मैं जा रहा था, मेरे पिताजी ने एटलस साइकिल दिलाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं थी। भाई मुझे भी लगता था कि मेरे पास सीधे हैंडल की साइकिल हो, ऐसी साइकिल हो, पर वो साइकिल दिलाई थी क्योंकि पिता के एटलस क्या वो देसी कट्टे वाली देसी है? कट्टे वाली। देसी कट्टे वाली। देसी कट्टे वाली। ओके। अब उस समय ये लगता था हमेशा कि यार जब वही ना, जब पिता नहीं होते तब पता होता है, अब पता है तो पिता नहीं, पिता नहीं। वाह। ऐसा होता है। तो उस समय जब मैंने ये सब देखा, तो फिर वहां से जा रहा था, सुबह मैंने देखा 8:30 बजे करीब, उस दिन मैं मॉर्निंग गया था, तो एक कपड़े का लोथड़ा था जिसको कुत्ते खींच रहे। ये मोक्ष का सिलसिला यहाँ से शुरू होता। तो अच्छा, वहां तो छुटपुट और बिस्किट बच्चों को बांट देना, ये सब कर दे, वो अलग बात थी। मैं चला गया, मैं दोपहर को 2 बजे लौट के आता हूँ। फिर मैं देखा, जब मैं सुबह गया तो बहुत सारे लोग खड़े थे, क्योंकि अब तो भाई चौड़ीकरण रोडें हैं, तब तो ऐसा नहीं था, सिंगल साइड रोड थी, साइकिलें गाड़ियां कम थी आज से 20 साल पहले। तो उस सामान्यता में देखा कि लोग खड़े हैं, आते जाते देख रहे हैं, कुछ देर रुक रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये मेडिकल के आसपास? मेडिकल मेन रोड पर। अच्छा। मतलब जहां वर्तमान में भी एटीएम वगैरह है, आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में, वो पहले शक्ति होटल हुआ करता। अच्छा। तो अब वहां पे एटीएम वगैरह। तो जब मैं भी आके रुका 1:30-1:45 बजे, वहां से लौटा और मैंने अब चलते हैं, मैंने देखा, मैंने फिर देखा कि कुछ कुत्ते हैं और वो लुथड़ा पूरा खींच रहे। दिमाग में ईश्वर ने न जाने क्या भरा, लगा कि यार देखें ये है क्या, और ऐसा क्या है कि ये सुबह शाम तक कुत्ते छोड़ नहीं रहे। जिज्ञासा थी, खड़े हो गए, फिर से पास में जाके देखा तो अजीब सा कुछ मास्क था और कुछ कपड़ा सा लगा, क्योंकि गर्मी के दिन थे, धूल में लिपटा हुआ था। और नजदीक से जाके देखा तो भय हो गया मुझे। तो उसके बांस, जो हमारे शरीर के हड्डियां हैं, बोन्स हैं,
वो एक दिन का शव नहीं था, वो निश्चित रूप में 2-4 दिन का शव था, जिसको चाहे वो मेडिकल कैंपस के अंदर का था या बाहर का था, जिसको कुत्ते घसीट लाए थे। और पैर की दोनों ये निकले थे, ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी के डंडे निकले, और इतना धड़ बड़ बचा था, मुंडी नहीं थी, ये नहीं था। पर ये समझ में आ रहा था कि हड्डी है, शरीर है। हम पोस्टमार्टम गए, जो पीएम करते थे लोग, उनसे हमने संपर्क किया, उनको बताया। उन्होंने भी बोला कि ठीक है ठाकुर, करते हैं, रुको, भी चलते हैं। तब आप 15-16 साल के थे? 17-18 साल का रहा। हाँ। 18 करीब का था। अच्छा। 18 था। मैंने चलो करते हैं, बैठा रहा, फिर वो मेरे साथ आए। तो अब उस जमाने में आप सोचिए कि सड़क में लाश पड़ी हो, आज भी लगभग सिलसिला कुछ ऐसा ही है, पर कुछ बेहतर है। पुलिस को ना इतनी संवेदनाएं हैं, ना कोई वास्ता है। आज भी आप देखो तो पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करना चाहती, पर उठाना और रखना नहीं चाहती। वो चाहती कि कोई जुआरी, कोई सटोरी, कोई गुंडा, कोई नेता आए और उसका पैसा वो बियर कर दे। राइट। खुद का कुछ ना लगे। इस भारत में सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि खुद का कुछ ना लगे। ये नहीं बदल पाया आज तक। भगत सिंह बने पर बाजू वाले घर में। भगत सिंह आप बनिए, है ना, और झंडा आप फहराएंगे। तो ये चलता रहा। फिर मैंने उनको उठाया, उनके साथ आया तो पहले तो डर लगा, उनने उसको उठाया, ऐसी गठरी बांधी और ऐसे लेके बोले चलो ठाकुर। और हम लोग पीएम आए। उस समय पोस्टमार्टम के यहाँ पे चैम्बर थे, जहां लावारिस लाशों को एक के ऊपर एक डाल दिया जाता था। वो भी बहुत भयावह स्थिति थी, मतलब कई रातों तक सो नहीं पाया, चीखने लगा कि क्या हो रहा है, क्या हो। मतलब वो शव ला करके उस जगह पर डाल दिया गया? पुलिस जो भी लावारिस शव लाती थी, या अस्पतालों में लावारिस शव होते थे, उनको चैम्बर्स में डाल दिया जाता था। चैम्बर्स लाइक मतलब सीमेंटेड चैम्बर्स, उनके ऊपर लोहे के ढक्कन लगे हुए। लगे। अच्छा, और जितनी लावारिस लाशें आई उनने उसमें डाल दिया। वो मैंने पहली बार देखा। फिर इन लोगों ने, क्योंकि वो खेमचंद भैया, जमुना मामू, शिवचंद्र थे, कई नाम थे, जो अभी एक कुछ तो रहे नहीं, कुछ रिटायर हो गए। तो उन्होंने गड्ढा करवाया, बोले जब आठो करो, जब तक तो हम लोग पीएम करे, तो अगरबत्ती अगरबत्ती खरीद ला। तो हम जाए, अगरबत्ती और एक चादर कफन हमने मड़िया से खरीदा, कृष्णारी मड़िया नजदीक है। और उन्होंने उसको गड़वाया, उसके ऊपर डाला, हमने अगरबत्ती लगाई, बदबू बहुत आ रही थी। इंसान, इतनी गंदी व्यवस्था है, जो दिखता तो बहुत साफ सुथरा है, पर मृत्यु के बाद जानवरों से बदतर उसकी स्थिति होती है। इतना बदबू करता है इंसान, कीड़े लग जाते हैं। तो इंसान जो गुमान करता है कि मैं और रहम में जीता है, इसका यथार्थ उसको देखना है तो मृत्यु के 4 दिन बाद अपने शव को देखें। ये प्रैक्टिकली सच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे, जैसे कोई बच्चा खत्म हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो मुझे लगा मुझे करना। तो फिर मैं क्या करता था, मैं पार्ट टाइम ये करने लगा। अब मैं कॉलेज भी जाता था, जब मुझे खबरें आती थी तो मैं इंतजार करता था, उनको टाइम देते थे, रुको मैं आता हूँ। फिर मेरे साथ दोस्त थे, अब जो बदल चुके थे सालों में, तो हमेशा आते जाते रहते थे। हम लोग 4 लोग 6 लोग जाते थे, गड्ढे करते थे, बॉडियां गड़ा देते, हमारे पैसे कम होते। आप खुद ही करते थे? हाँ, हम खुद ही करते, खुद ही गड्ढे करें? खुद ही गड्ढे, चौहानी में करते थे, तिलवारा में करते थे। मैक्सिमम तिलवारा में मुझे लगता है कई हजारों हमने कफन दफन किए। अब ये सिलसिला जारी रहा, चलता गया। ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद रहा कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी संभावनाएं बदली और बदलती रही। मैं 2001 से जॉब करने लगा था, यहाँ से 98 में मेडिकल जाता था। फिर 2001 से 2004 तक मैं सराची में फाइनेंस में था। सराची ये लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है, ये मेडिकल से आपका पुराना नाता था? जी। ये कैसे था, ये बताइए। ये मैंने बताया ना आपको, मैं पर्ची वहां काटता था। नहीं, पापा आपके मदन महल थाने में थे? पापा मदन महल थाने में आप था। इसी एरिया में कहीं रहते थे मेडिकल के आसपास? यहाँ पर एक पुलिस कॉलोनी है। अच्छा। तो ये आपके सामने साइड में पिछनारी मड़िया के पास हम वहीं रहते थे। हाँ। और जैसा कि मेडिकल मेरा आना जाना शुरू हुआ, मैंने बताया कि मेरे जो दोस्त लोग थे, वो लोग यहाँ पर ऑलरेडी काम करते थे। कोई वार्ड बॉय था, कोई बाबू था, जो प्राइवेट और टेम्परेरी बेसिस जॉब लगती, तो मैं खुद यहाँ नौकरी करता, रसीद काटने की, पर्ची काटने की, एंट्रेंस की, जिसमें हम लोग 3-4 लोग, राजेश बर्मन था, तो हम लोग वहाँ काम किया करते थे। अब ये बताइए, आप जैसे जिस एज में आप लाशों को गड़ा रहे थे, दफना रहे थे, मतलब आप वो देख रहे थे, क्योंकि जिस एज की आप बात कर रहे हो ना, उस टाइम पे आदमी गर्लफ्रेंड को साइकिल में बिठा के गाड़ी में घुमाता है, नशे करना शुरू करता है, क्लब जाता है। तो आपका जीवन कुछ ही अजीब नहीं था कि जब लड़की को घुमाना था? हमको भी लगता था, हम भी ऐसा नहीं है कोई रिलेशनशिप हो, हम भी अपनी टाइप में शाहरुख और खान देखने सुनने में मुझे लगा है कि आप अभी जब स्वेटर डाल के अपने कंधे में घुमा करते थे। अच्छा। हमारा एक किस्सा है, अभी हमारी जो छोटी सिस्टर है, उसकी शादी होनी थी। हाँ। तो मेरे फादर ने एक सुजुकी खरीदी थी। अच्छा। टीवीएस सुजुकी दहेज में देनी थी। प्रथा अपनी जगह पर, सम्मान तो व्यवस्था में है। पर मेरे जीजा ने वो सुजुकी नहीं ली, क्योंकि उन्होंने 3 महीने उसको चला लिया था। अच्छा। बोले हम सुजुकी समुराई थी? सुजुकी समुराई जो और ग्रेट गाड़ी थी, वो चलाई है मैंने। तो वो पिताजी ने, आप सोचो कि उन्हें दहेज में देने के लिए, खुद के लिए कभी हमने कभी कुछ नहीं खरीदा। वर्दी के सिवा मैंने अपने पिता को अपने लिए कुछ खरीदते नहीं थे। ये मुझे बहुत दुख है। तो वो सुजुकी से मैं चला करता था। तो मेरे जीवन में जब मैं कॉलेज गया, जैसे मैं साइंस कॉलेज गया, तो मैं भी उस उम्र के दौर पे था, तो मेरे भी सपने थे, मेरे लिए भी कोई हेमा मालिनी श्रीदेवी थी मेरे ख्वाबों में, तो ये सब तो था। पर जब मैं खुद को झांकता था, तो मुझे लगता था कि यार अपने पास तो कपड़े नहीं है, अपने पास तो जूते नहीं है,
और अपन को, अपन वैसे है ही नहीं, अब वहाँ कारें छोड़ने आ रही है। स्कूल टाइम पे एक दिव्या भारती हुआ करती थी। तो ऐसे बहुत सारे हैं कुछ मजेदार किस्से जो मन से मन तक ही रह गए, वो सामने प्रतिबिंब में कभी नहीं आए। तो कभी सोचते हैं तो यादों में तो बिल्कुल वैसा ही है कि आज अगर आप चाहो खुद को सोचना, तो आज ऐसी आपकी खुद की मेमोरी आपको 18, 20, 25 साल आपका बचपन का कुछ पार्ट आपको याद दिला दी कि अरे मैं यहाँ आया था, ये जगह ऐसी थी। तो वो सपने थे, नहीं हुए, आधे अधूरे सपने, पर सपने देखने का अधिकार सबको पता था। मैंने भी अपनी जिंदगी में ये आरजू की कि ऐसा होना चाहिए। पर होता क्या है, जैसे अभी वर्तमान में पुराने को, उस साल को और इसको आज मैच करते हैं, जब सुबह शाम आप वही वही देखते हैं तो आपका जीवन उससे बाहर नहीं निकल पाता। अभी आपके सामने हमने बात की, दो लोगों मेरे के, सामने है ना, 2 शवों की सूचना आई। अब मेरा सुबह भी किसी के जीने मरने से होता है और रात भी जीने मरने से होती है। इस बीच से दिमाग तो आपका एक ही है, वहां से खाली नहीं होता, तो नई चीज उसमें आ ही नहीं पाती। ईश्वर भी कुछ ऐसा नहीं होने देता मेरे साथ। तो ये जो सिलसिला है, तो कुछ और वहां से हटके हो नहीं पाता। तो आप जैसे अपने जवान आप आज भी हैं, मतलब ये मत सोचिएगा, पर वो जो आपका 18, 20, 25 एज का दौर बहुत था, बढ़िया टाइम ये था। कोई गर्लफ्रेंड रहनी थी, घूमना हाँ, था, उस समय आप लाशें दफना रहे थे, लास्ट से फिर आपकी शादी भी हो गई। तो बिल्कुल क्या आपकी शादी में, आपके वैवाहिक जीवन में इन लाशों से, इन परिवारों से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी एक के नहीं है, बिल्कुल आप समाज के हो चुके हैं, भले ही आप नेता ना कहलाएं, पर आप समाज के एक हो बहुत चुके हैं। बड़ी बात है। आप मानिए, मैं अगर बोलूं, आरएसएस के बड़े से बड़े प्रमुख का अंतिम संस्कार अपन ने किया है। और इस मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे नाम है जो आज मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं। इन सारे के परिवारों में जब इनको आवश्यकताएं पड़ी हैं तो मोक्षी इनके काम आए। दूसरी बड़ी बात, जो लोग कहते हैं भूत ब्यार और ये सारी चीजें ईश्वर है, मुझे मतलब भय होता है, या सपनों में मुझे ऐसे लोग याद आते हैं कि वो ऐसा परेशान है। मुझे आज तक किसी भी प्रकार का, इतने सालों में, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई आत्मा या जीवन किसी को परेशान करे। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात। मैंने आधे पूरे जिंदा मुर्दा आधे, मतलब सब कुछ देखे और रोज करता हूँ, ये सब करवाता हूँ, माध्यम बनता हूँ। पर मुझे लगता है कि ऐसी कोई चीज है नहीं। कोई अच्छी कॉज है तो अच्छी कॉज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारी अच्छी आत्माएं ही मेरे पास आएंगी, बुरे लोग भी आए होंगे। राइट, राइट। तो मैं तो कभी बाबा नहीं बना, मैंने तो कभी काला और सफेद नहीं पहना। ईश्वर, तो इसका यह है कि इंसानियत जो कहती है कि जो बेहतर है वो बेहतर है, वो अच्छे है, कोशिशें। पर रही स्कूल कॉलेज की टाइम पे, तो आज भी लगता है कि फिर मुझे ये सब छोड़ के वापस टाइम मिल जाए, लेकिन जो मैं जी पाया हूँ वो मेरी मेमोरी रहे, तो मैं जो खो चुका हूँ उसको फिर पालू। नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि तब तो आप नहीं जी पाए अपनी जिंदगी, तब भी जी। आप इसी में लगे रहे। अब शादी के बाद का जो आपका जीवन था, शादी का पारिवारिक जीवन तो बहुत व्यवस्थित नहीं कहेंगे, पर ईश्वर है, कृपा है कि सब ठीक है। अब क्योंकि सबकी अपनी चाहे, कोई कड़ी अगर आपके साथ जुड़ती है तो वो भी अपना हिस्सा मांगती क्योंकि जितना मैं है देख ना। पा रहा हूँ कि पैसा भी आप खुद ही लगा रहे हैं, बिल्कुल। टाइम भी आप खुद ही लगा रहे हैं, अब फिर जैसे उसके मेरा साथ है सर, जॉब भी आप खुद ही कर रहे मेरी हैं। पत्नी जॉब करती है। हाँ। तो एक अच्छा सरोकार ये है कि अपनी सैलरी से वो घर चला लेती है, और मैं और समाज मैं अपनी चलाता हूँ। सैलरी से समाज और अपनी जवाबदारियां पूरी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। वर्तमान में भी मैं ठीक ठाक पद पे काम कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से। मैंने कहा कि कल के लिए कुछ हो ना हो, पर आज अगर ईश्वर ना करे कोई ऐसी व्यवस्था हो कि किसी की मृत्यु हो, तो आज शमशान घाट में मुझे कुछ मिले ना मिले, आप अब 2-3 शमशान घाट है वहां पर मुझे 100, 200, 500 लोगों की लकड़ियां उधार मिलेंगी। वो पैसे नहीं मांगे, आपको नाम बताना है कि आशीष ठाकुर है, ने भेजा इस शव के लिए, तो वहां पे लिख लिया जाएगा, आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। तो हाँ, कंप्लीट कर लीजिए आप। बड़ी बात यह है कि मुझे राशन मिले या ना मिले, शमशान में सामान जरूर मिलेगा। इतने वर्षों में ये विश्वास पक्का हुआ कि भाई इनने मांगा है, इनसे हमारे हिस्से का हमारा पैसा मिल जाए। तो मैंने पर्सनली आपके बारे में कोविड में सुना, जी, और कोविड में आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे, तो आप मुझे कोविड के दौर के बारे में बताइए कुछ। मेरे लिए कुछ बदला नहीं है। मेरे लिए तब भी कोविड था, आज भी कोविड। आप अगर मेरे पास लोगों से मिलेंगे तो वहां पे आज भी ऐसे लोग हैं जिनको परिवारों ने छोड़ दिया। मैं जिस व्यवस्था के लिए काम कर रहा हूँ, कोविड में पहली मौत मध्य प्रदेश में एक महिला की हुई थी, और वो मुस्लिम थी। तो उसका अंतिम संस्कार करना था, लोगों में भय था। डॉक्टर्स टीम करीब मेरे से 20 हाथ गज दूर खड़े होकर बात किया करते थे। निगम और कमिश्नर साहब लोग, या जब नगर निगम की गाड़ियां थी, उनके ड्राइवरों ने सबने गाड़ियां छोड़ दी थी। शव को उठाने और छूने कोई तैयार। ईश्वर ने मन में भाव लाया कि यार क्या ही दायित्व है, करना तो है ही, करेंगे। और मैंने उस पहले शव को पिक किया। मन में ये ख्याल नहीं आया कि परिवार है, छोटे बिल्कुल आया, बच्चे हैं, मैंने उसको छोड़ मम्मी है? दिया उस समय पे। मैं आज भी मेरे परिवार में आप बात करेंगे तो मैं उनको कह चुका हूँ, और अब वो भी कहीं ना कहीं, अब मुझसे शायद कुछ अंश गलत हो रहे होंगे जीवन के, कि मैं अपने परिवार के प्रति दायित्व नहीं निभा पा रहा हूँ। दायित्व जरूरतों के नहीं, दायित्व इमोशन। इमोशंस के। जरूरतों के दायित्व पूरे हो जाएंगे, पर इमोशन के दायित्व मैं पूरे नहीं कर पाता हूँ। तो ये थोड़ा सा बंटवारा है जिंदगी का, क्योंकि अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो यहाँ गच छूट जाता है, तो कुछ पकड़ू कुछ छूट जाता है। तो जीवन ने निर्णय लिया है कि
अब भाई आपके लिए मैं हूं तो सही, पर दो के लिए 2000, 10,000, 10 लाख लोगों की जिंदगियां भरोसे में हैं, उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। तो चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, मैं ये कोशिश करता हूँ। तो मैंने पहले शव को जब पिक किया, और यहाँ हमारे यहाँ कब्रिस्तान है देवताल के यहाँ, उस शव का हमने अंतिम संस्कार किया। वो समय आप मानिए कि हमने 100+ शवों के दिन में संस्कार किए। सिस्टम से एक बुराई, जो सिस्टम को हमेशा बुरा लगता था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इस बात से परेशान था कि इतनी काउंटिंग कैसे पता चल रही है। हम कभी, हम कोई पीआरओ तो थे नहीं कि हम कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, पर आप लोग जैसे लोग भी जो खबरें करते थे और जिनका परिवार जाता था, वो तो गाता था कि उनका परिवार का सदस्य गया। वहां पर जब लोग देखते थे कि इतनी चिताएं जल रही हो और मीडिया और बाकी मैसेजिंग कर रहा कि 2 लोग खत्म हुए, 3 लोग खत्म हुए, तो कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हुई, और उसके लिए उसका विरोध मेरे ऊपर आया, जो मैंने किया ही नहीं। मैंने तो मदद ही करने चला था। राइट। उस कोविड में मैंने ऐसा तक देखा कि परिवार में पत्नी मर गई तो पति साथ खड़े होने तैयार नहीं, पत्नी, बच्चे हैं, पिता मर गया तो गाड़ी में ही, कहते कई प्रिंट भी है, प्रमाण है कि जिसमें पिता को अस्पताल लेके जा रहे थे, रास्ते में खत्म होगा तो उन्होंने गाड़ी वहीं बंद कर दी और लॉक कर दी और गाड़ी छोड़ दी। ओहो। ससुर मर गया घर के अंदर, तो बहू ने बाहर से ताला लगा दिया और लॉक कर दिया, और रात भर घर के बाहर बच्चों को लेके बैठे रहे। ऐसे हजारों किस्से हैं। कुछ दिन में शहर, आप एवरेज कितने लोग चलाते थे? उस समय हम 75, 95 लोग मिनिमम, मतलब 75 मिनिमम, मैक्सिमम 95 100 95, मैक्सिमम। 100 ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। ऑन डे आप मतलब इतने डे संस्कार सुबह करते हम थे? 7 बजे से पिक करते थे बॉडियां, और शाम को, रात को 10 बजे, 11 बजे तक बॉडियां जलती थी। कभी आपको खुद को डर नहीं लगा कि रोज जब आदमी व्हाट्सएप खोलता था और इतना भयावह इतना माहौल कि बुरा अब? लगता है, कभी कभी खुद को घिनौने लगते हैं, क्योंकि इस समाज और दुनिया में प्रेम और इज्जत तो है नहीं। मतलब हम वो मुंशी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपसे पेमेंट भी नहीं लेता है, आपकी गंदगी भी उठाता है, और आपकी गालियां भी सुनता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब अभी भी जीवित या मृत लोगों की बात करें, पुलिस हमसे इस तरीके से बात कर रही है जैसे हमने उनका कर्जा खाया है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जाएं तो बोले हु आर यू, वो हमसे मिलते नहीं। हम लिख पढ़ के दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, करना आपको कुछ है नहीं, क्योंकि हम प्रभाव में नहीं है। तो ये भारत में प्रभाव, पैसे का ही और बल का ही तो सिस्टम है। आज आम आदमी, अभी आपके सामने जो फोन आए, तो आज किसी का बच्चा खत्म हो गया और किसी का शव घामापुर में पड़ा हो। राइट। आप तो मेरे साथ 2 घंटे में हो, हाँ हाँ। अभी कुछ फोन मैंने उठाई नहीं, मैंने तो किसी को कहा नहीं। पर इस मामले में भी आदमी मदद तो चाहता है, मतलब जो इंसानियत के सरोकार है ना, वो कहीं ना कहीं क्षीण होती है, ये देखता है। इंसानियत समाप्त हो चुकी है। आदमी अपने लिए जी रहा है, और जब वो परेशान होता है, मदद चाहता है, पर जब उसकी बारी आती है तो वो आपको पहचानता नहीं। वो जो जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ नहीं करना चाहते। जिम्मेदार लोग अच्छे रील्स भी, आज हमारे मोक्ष को ना के बराबर लोग जानते हैं। लोग कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ, अपने मैसेजिंग दो, तो मेरे पास ऐड के लिए पैसे नहीं है, मैं ऐड दूंगा उतने में तो मैं अपने मोक्ष को चला लूंगा। सही कह रहे हैं आप। जितने पैसे अगर मैं ऐड में दूं किसी भी प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक में, अच्छा लोग भी नहीं जुड़ते हैं, क्यों नहीं जुड़ते? तो मेरी समझ में ये नहीं आता है। लोग कहते तो काम बहुत अच्छा है। कभी आपने देखा है कि जो हजारों की भीड़ में मैयत में जाए या शमशान में, वहां खड़े होने के बाद किसी ने जाके लकड़ी वाले से, कफन वाले से बोला है कि भैया मैं इसके पैसे दे देता हूँ? कभी नहीं। बहुत बारीक बात। कभी नहीं। तो मजमा, आपको जाने और आने में अगर आप इसका वक्त का फासला तय करेंगे, तो वहां जब आप पहुंचेंगे ना, तो हजारों की लोग ओम शांति के लिए 10 मिनट के तो जाएंगे, और जाने के पहले 100 बार पूछेंगे कितना समय लगेगा। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उठाने वाले 4 कांधे भी नहीं। तो जिनके लिए 4, मैं वहां भी जाता हूँ और मैं यहां भी जाता हूँ, पर ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जवाबदारी है, जिसको मैं निभाता हूँ। और मेरा एक वो हिस्सा है जिस समाज में मैं रहता हूँ, जहां मुझे खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ता भी। कोविड के टाइम पर जब मतलब जैसा आपने बताया अभी और हमने देखा भी कि लोग अपने घर वालों से तक बात नहीं कर रहे थे, आदमी कमरे में बंद था। मैं सिद्धार्थ भाई अगर आपको बताऊं, कोविड का समय, अगर थोड़ी देर के लिए जैसे नहीं तो भ्रम की बात करें, हम्म। कोविड का समय मैंने, मतलब उस टाइम पे ये हाल थे कि पूरे मध्य प्रदेश में, जबलपुर के आसपास के जिलों में, क्योंकि पहली मौत यहीं हुई। आज भी अगर कोई इलाज होता है, चाहे सीधी, सिंगरौली, शहडोली, सारे पेशेंट यहीं आते हैं, क्योंकि मेडिकली एक बड़ा अस्पताल है। भोपाल के बाद सब यहीं आते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सब यहीं। सॉरी। जब यहाँ पहली डेथ के बाद जब ये सिलसिला चला, सब डर गए। इस मोहल्ले के लोग, जहां मैं पहले यहीं रहता था, कोविड में यहीं था, इस वाले में, अभी मैं दूसरी जगह थोड़ा ज्यादा रह रहा हूँ, वहां भी देखना पड़ता है। मोहल्ले के लोग घरों से नहीं निकलते थे, बोले, और कोसते थे कि आशीष ठाकुर यहाँ रह रहा है यार, यहाँ पे दिन भर कोविड है। मेरे पास 2, 4, 6 नहीं, मेरे पास करीब 60 लोगों की टीम। ये 60 वो लोग थे जो रिक्शे चलाते थे या ऑटो चलाते थे या बेरोजगार थे। तो उनके साथ भी मैंने कहा ना, मैं कल की कल्पना नहीं करता हूँ, तो उनकी जिंदगी मौत इस बात पर यकीन करती थी कि आशीष ठाकुर खुद कर रहा है, जो उसके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। तो वो सारे लोग मेरे साथ आ गए। सुबह 6 बजे से सिलसिला चालू होता था,
और रात के 12-1 बजे तक चलता था। खाने वाने का कोई पता ही नहीं। यहाँ पे करीब मेरे पास 20 से 25 कारें थी। वो 25 गाड़ियां किसकी थी, इसके लिए भी सिस्टम ने मुझे कई बार दोषी माना। आपका अपना भाव है, कोई राम देखे कोई रहीम, जिसको जो देखना वो देखे। पानी तो बह रहा है, एक घाट में शेर पिए, एक घाट में बिल। उस वक्त में जबलपुर शहर के बहुत सारे लोगों ने आके अपनी हिस्सेदारी, है बिल्कुल सही बात है, मुझे हमेशा ये मलाल रहा जिंदगी में कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये कब तक मैं ढाऊंगा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता मेरे काम में। पर कोविड में एक चीज बहुत अच्छी हुई, मैंने अकल्पनीय मदद की। लोगों ने जितने भी देखा, लोगों का एक विश्वास था मोक्ष के प्रति, और जब मोक्ष ने शुरू किया तो आप मानिए यहाँ पर कुछ नाम मैं बताऊं आपको, वो दुनिया और समाज के लिए जो भी है मुझे नहीं पता, किस जाति धर्म से मुझे कोई वास्ता नहीं। हमारे जबलपुर शहर में एक मेनन जी है, उनका स्कूल है, एक राजू मार्केट वाले हैं, और ऐसे कई लोग, बहुत सारे ऐसे नाम, एक कर्नल अंकल है, एक आंटी है, वहां पर है वो स्विट्जरलैंड में, वो कभी जबलपुर में रही है, वो कनाडा में रहती थी और अब स्विट्जरलैंड कहीं पर। तो क्योंकि वो जबलपुर रह चुकी थी तो उनको जानकारी थी, तो उस समय पर लोग मुझसे जुड़े और उन लोगों ने मुझे गाड़ियां दी जिनसे मैं बॉडी पिक करता था। मेरे पास करीब 15 से 17 गाड़ी चलती थी, और 17 गाड़ियों में एक भी गाड़ी आधे घंटे के लिए फ्री रहती। कई बार हम एक ही गाड़ी में 2 शवों को लाते थे, तो वो एक गाड़ी गई नहीं, दूसरी आई नहीं, मतलब पूरे जिले के शवों को हमने उठाया। लकड़ियां पूरी नहीं मिल पाती थी, सामान पूरा नहीं मिल पाता था, शव पूरे नहीं जल पाते थे। रात को बारिश हुई कई बार, उस समय में सेकंड कोविड में बारिश हो रही है, आग नहीं लग पा रही है, बॉडियां नहीं जल पा रही हैं। बॉडियों को जब रखते थे डॉक्टर डरते थे, बॉडी पैक कवर चलते थे, हाथ डालते थे उठाने में तो पूरे खून हाथ हाथ से रंग जाता था, ब्लड ही ब्लड हो जाता था, दहशत हो जाती थी। पर लड़कों को मैं हौसला देता था, मैं उनका हाथ पकड़ लेता था, तो वो हाथ में मेरे खून आ जाता था, तो उनको लगता था नहीं भैया कुछ नहीं होगा। आप विश्वास मानिए, हम 60-70 लोगों में किसी को कोविड नहीं हुआ। हाँ, वही ये सवाल मेरा यही था कि जब लोग डर रहे थे जी, तब आप उन शवों को जला रहे थे, फिर वो अपने परिवारों में भी जा रहे थे, तो कभी कोई ऐसा हादसा या कुछ कभी नहीं? कोविड नहीं हुआ। इस बात के लिए मेडिकल टीम ने एक टीम गठित की, और भोपाल और इंदौर से टीम आई, जो हमारे ऊपर यहाँ पर अभी भी हैं। एक वो थे डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, जो अभी नहीं है, ये फॉरेंसिक में हेड थे, और उस समय पर टीम आई और उसने हम सबसे मुलाकात की, हमारे ब्लड के सैंपल लिए कि हमें कोविड क्यों नहीं। हम में से किसी को कोविड नहीं हुआ, मेरे तो आए दिन सैंपल हुआ और मुझे कभी कोविड नहीं हुआ। और इवन मेरी मेरी वाइफ को कोविड हुआ, मेरे भतीजे को कोविड हुआ। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हुआ, और जबकि उनसे मैं मिलता नहीं, मैंने घर छोड़ दिया 2-3 सालों के लिए। बड़ी चमत्कारिक चीज नहीं थी ये हाँ, कि ईश्वर, मैं अभी भी आपको बताऊं, मेरे लाइफ में एक और ड्रॉबैक में हेमोफिलिक पेशेंट, मुझे हेमोफीलिया है, मुझे फैक्टर 8 लगता है। मतलब मेरी उम्र और मेरे समय के लोग लाइफ सरवाइव नहीं कर पाते। आसान भाषा में इस बीमारी को समझा? आसान भाषा में यह है कि हेमोफिलिक एक ऐसी बीमारी है जो महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसमें आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है, कोई चोट आपको लग जाएगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी, और थक्के को जमाने के लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए के इंजेक्शन लगते अच्छा, अगर आपको कहीं चोट लग जाए? हैं, ब्लीडिंग होता रहेगा। अच्छा। तो उसके लिए फैक्टर 8 लगता है। वो फैक्टर 8 भी आप समझो, मेरे पिता जब थे, साइकिल से, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गोलजार में एडमिट था, एक हाथ में से साइकिल ऐसे चलाते थे और एक हाथ में ऐसे बोतल लेके आए ब्लड की, और ब्लड की बोतल फूट गई, वार्ड में आके मैं एडमिट था। मेरी माँ मेरे पिता से कहती कि तुम अब मत करो, ये मरता है मर जाए, तुम्हें नहीं, एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम, और एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, की अपने बच्चों को बचा। नौकरी करके आ रहे हैं वर्दी में, अपना ब्लड से बोतल निकाल के ला रहे हैं, वो बोतल फूट जा रही। तो किन संघर्षों में ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा मुझे नहीं पता, पर मेरे माँ बापों ने मेरे लिए क्या क्या किया, ये बिल्कुल अतुलनीय है। मतलब ऐसे कई हादसे हैं मेरी जीवन। तो मैं जब भी मुझे लग रहा था कि, कई बार ऐसे इंसिडेंट, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी फैमिली थी, मैं जबलपुर हॉस्पिटल में एडमिट था, बॉडी निकली, सब लोग रोने लगे। तो बोले यार भैया, नहीं नहीं आशिफ भैया नहीं, आशिफ भैया अंदर। तो अब आप समझो कि मेरे लिए जिंदगी मौत, हाँ मैं थोड़ी आसान मौत चाहता हूँ, क्योंकि मैं जितना दर्द इन लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं मतलब मौत तो मुझे कोई समस्या नहीं है। कोई मुझसे बोले अगर कल जाने वाले हो ना तो क्या करना चाहिए, तो मैं बढ़िया शौक बता दूंगा, तो आज ये कर लेते हैं, कल अपन चले जाएंगे, 10 मिनट रुक जाओ, और बहुत खुशी खुशी जाएंगे। मतलब जिंदगी और मौत के पायदाने में आज अगर जो आप वास्तविकता देखो, जो अगर सड़ा है, गला है, घिसट रहा है, पागल है, कुछ भी है, पर वो जीना चाहता। मुझे आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जीवन में जो बोले कि मुझे मार दो या मैं मर जाऊं। और एक और सही बात ओपन फोरम में चाहता हूं, अगर मेरा बस चले ना, तो इनके कष्ट देख के अगर मेरे हाथ कुछ होता, मैं सबको जीवन दे से मुक्त कर देता, क्योंकि इनको जीवन मिलने वाला नहीं, इनकी मृत्यु तय है। घिसट रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं,
वो फिर भी जीना चाहते। तो मेरे तो आज तक यही समझ में नहीं आता कि जीवन आदमी चाहे क्यों रहा है, मतलब ईश्वर ने क्या बनाया है कि इन हालातों में भी आदमी जीना चाहता है। मौत किसी को नहीं चाहिए। इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? जैसे मुझे समझ में आता है जो काम आप कर रहे हैं, कहते हैं आदमी उसमें रंग जाता है, ऐसा नहीं लगता आपको कि आप पाषाण के हो चुके हैं? मतलब वो रहता है ना, पाषाण के आदमी को आंसू आने बंद हो जाते हैं। तो आप जब इतने सालों से, पिछले 25 सालों से यही काम कर रहे हैं, लोगों को दफनाना, उनके दर्द को देखना, तो अभी भी बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं या फिर? नहीं नहीं, ऐसा है, देखिए, गम रोते तो अपन भी हैं, रोना होता है, दर्द होता है, तकलीफ हम, लेकिन हाँ, हमारे रोने का एक हमने क्राइटेरिया बना रखा है। जब हम दूसरे के आंसू पोंछने जाते हैं ना, तो हम अपने आंसुओं को रोक लेते हैं। रोते हम भी हैं, दर्द हमें भी होता है, उस रोने को हमें रोकना है। और हमेशा होता है जब हम देखते हैं लोगों को, अब कई बार आंखें नम हो जाती है, कई बार तो फूट फूट के रोने लगते हैं। पर जब हम फूट फूट के रोते हैं तो हम अकेले रोते हैं, क्योंकि उसको दिखा नहीं सकते। हमारी कॉलर थोड़ी हल्की हो जाएगी अगर हम फूट के रोएंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। हमको यूट्यूबर में सब्सक्राइब तो चाहिए नहीं कि हम, है ना, तो एक फाइनली एक भाव है, बिल्कुल रोना आता है, बहुत रोते हैं, पर दूसरे जो रोने वाले उसके आंसू पूछते समय आपको अपने आंसू रोकने होंगे। अच्छा, 25 सालों में कभी कोई एक ऐसा केस, कोई ऐसी कहानी आपके दिमाग में हो जिसने आपको हिला के रख दिया हो, कि आशीष ठाकुर उस दिन टूटा हो, कि लगा हो यार कितना मजबूर है आदमी? 200 मामले हैं। एक छोटा सा मामला बताता हूँ। एक हमारे एक लड़की थी, नानी करके। अब क्या है कि अब मतलब बहुत कहानियां तो इतनी सारी हैं और किसी का जवाब किसी के पास नहीं। मेरे सवाल, लोग लाके हमारे पास लोगों को छोड़ गए, सड़कों से हम लोगों को ले आए। एक मेंटल लड़की थी, जैसे आपने भी देखा संगीता को, एक हाँ। और। तो उस समय ये हमारे साथ बैठा है आपके पास, इसका नाम प्रशांत है। ये लोग लावारिस शवों के लिए मेरे लिए काम करते हैं। तो रात को फोन आता है कि एक लड़का गलत काम कर रहा, सुबह 4:30 बजे। क्योंकि जहां हमने खुले में लोगों को रखते हैं, हमने वहां रखा था जैसे वो अम्मा रखी हुई है। जब आपको भवन नहीं मिला था? अभी रिसेंटली 2 साल पहले। अच्छा। अब क्योंकि वो गंदगी करती थी तो हमको वहीं रखना पड़ा। अब वो कैंपस में इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था होने के बाद कितना असुरक्षित है ये समझ। 4 बजे फोन आता है सवेरे और मेरा फोन चालू रहता है। मैं बोले यार भैया ऐसे तो हो गया। तो हमने आज पुलिस को बता, बोले भैया पुलिस कुछ नहीं कर रही है। गढ़ा थाने पुलिस गई थी, मैं पहुंचा वहां पे। तो वहां पे बताया कि वहां से एक विक्षिप्त को उठा के ले गया एक लड़का, उसके साथ गलत काम कर रहा था। मतलब मानसिकता आप समझो। आज अगर आप अपने आप को जो जितने अच्छा बेहतर बताते हैं, इनके अंदर कितने काले पांप और सांप छिपे हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते इंसान के भीतर क्या छिपा हुआ। जब मैं मौके पर पहुंचा, उसको पकड़ लिया गया था। बढ़िया युवक था, उसके फादर रिटायर थे, घर से लड़ बड़ के आया, दारू वारू पी के उसने उस महिला के साथ गलत काम। वो हमारे यहाँ रहती थी, वो तो बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती, बोल भी नहीं पाती थी। और उस अवस्था में अगर आप सोचो कि कोई कैसे कर सकता है, कोई शब्द ही नहीं। मानसिक विक्षिप्त तो वो लड़का रहा होगा जिसने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। विक्षिप्त लड़की के साथ गलत काम किया। पुलिस रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं। मैं उसको फिर सुबह 7-8 बज गए, पुलिस तब भी रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं। अब उसकी रिपोर्ट कौन लिखे? वो तो अपना दर्द बता नहीं सकती। हम कह रहे हैं आप मेडिकल कराओ, वीडियो है, देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी हैं, पर पुलिस को फेरी के काम नहीं का। यही किसी नेता मंत्री की गाड़ी पंचर हो जाएगी ना, पूरे परिवार को ले जाएंगे, हम पंचर ले जाकर डालने लग जाएंगे, भाई साहब गाड़ी पहुंचने लगेंगे। तो इस व्यवस्था को मैंने देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैं अंततः उस मामले में लड़ता रहा, जैसे तैसे मैंने उसमें मामला कायम कराया। उसका पिता आया कि बड़े बच्चे से गलती हो गई है, आप मैनेज कर लो। मैंने नहीं किया फाइनली, क्योंकि इसकी उम्र का कोई कागज मैं नहीं दे पाया, जैसे मैंने बताया। उसकी जमानत हो गई लड़के की, वो लड़की भी नहीं रही। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक आश्रम में एक बच्ची थी और वो पढ़ती थी। वहां पे कुछ ही साधु ने उसके साथ गलत काम किया। मुझे पता चला तो उस समय प्रहलाद पटेल भाई साहब जनशक्ति पार्टी बनाई थी उन्होंने। ऐसा कोई शहर में नेता नहीं है, वो मुझे याद कर पाया नहीं कर पाया, पर मैं उसको कलम जरूर बताऊंगा कि ऐसा हुआ था। मैं याद दिलाऊंगा कि मैं कौन। उस समय उस लड़की, वो जैन परिवार से थी, उसके माता पिता नहीं थे, बच्चा वार्ड में एडमिट थी। अब लोगों का भरोसा था, लोग मुझे फोन करते, मुझसे मिला, मुझे पता चला कि साथ ऐसा ऐसा हुआ है। शहर के कई एडिशनल लोग, कई टीआई इस बात को दबाना चाहते थे, बड़े लोग तो। पर कुछ सिपाही भी ऐसे थे, बोले यार, उनने फोन किया आशीष तुम यहाँ से निकलो, तुमको मारने की तैयारी। दो वो बज्जर वाहन आ गए मेडिकल आशीष ठाकुर को पकड़ने के लिए। फिर हालांकि जब पेपरबाजी हुई, कांडा मैडम थी यहाँ पे कांग्रेस के, बहुत सारे लोग, वो मामला खुल चुका था उस समय। बिसेन साहब और कुछ ऐसे ये बरेला वाला मामला था क्या? महिला वाला, है ना? हाँ, बच्ची का। तो मैंने ये पाया कि जीवन में जब भी मैं इन मामलों में जाता हूँ तो मुझे निराशा मिले, लेकिन मैं किसी का विश्वास जरूर कमाता हूँ। इस मामले में उस बच्ची के अधिकार के लिए मैं लड़ा। उस मामले में उसके अधिकार के लिए दोषियों को जेल भी गए, ऐसा नहीं।
कई मामलों में ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अब मैं देखता हूँ स्वार्थ इतना। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, शायद ओपनली नाम लेना मेरे लिए भी उचित नहीं होगा किसी का, बहुत सारे लोगों का, लेकिन जब मैं आपसे मिलने आ रहा था, मैंने आप पे एक छोटी सी रिसर्च भी हम करते हैं अभी के हिसाब से, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आशीष ठाकुर तो गुंडा है, जी गुंडोही के नाम पे वो ये मोक्ष संस्था चलाता है। बिल्कुल ठीक कहते हो। तो ये कैसा गुंडा है आशीष ठाकुर, जिसे ये मैं कुछ देखता हूँ। ऐसा किस्सा है, देखिए हाँ। अभी कुछ दिनों पहले, विगत लगभग 1 साल पहले, मेडिकल लगभग 12 बजे रात की बात, आप जानते हैं मैं मेडिकल में सेवाएं देता हूँ, किसी को कोई भी तकलीफ होती है वो मुझे फोन करता है। लगभग 1 साल पहले मेडिकल हॉस्पिटल से एक फोन आता है, दाहिया परिवार, एक महिला का पेट में बच्चा खत्म हो जाता है तो वो मुझसे मदद मांगती है। वहां पर पुलिस बूथ बन चुका है, क्योंकि पुलिस भी वहां बैठ के दलाली ही कर रही है, कुछ नहीं कर। मैं यहाँ से जाता हूँ, पर क्योंकि वहां पर जो एम्बुलेंस का संचालन करते थे लोग, जो इतने सालों से कर रहे हैं, इस व्यवस्था में एक कड़ी और जोड़ता हूँ। आपको ये जानकारी होनी चाहिए और वर्तमान में भी, कि जब भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल फल फूल रहे हैं, कोई भी व्यवस्था, ये कैसे फल फूल रहे हैं। जब सरकारी में आदमी इलाज कराने गया तो प्राइवेट कैसे पहुंच जा रहा है, ये पूरा तंत्र है और सिस्टम काम करता है। ये एक अलग विषय है, मैंने इसकी आपको बताने के लिए जोड़ा कि इस भारत में ये होता है कि जो प्राइवेट चीजें दी गई हैं स्कीम, उसका फायदा सरकारी अस्पतालों के माध्यम से मिलता है। 80% डॉक्टर प्राइवेट ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे एडमिट होने आएगा, प्राइवेट जाएगा, आयुष्मान योजना का पैसा लेगा प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर उन्हें छोड़ देता है। आज ये 2 महीने करोड़पति अरोड़पति जो बने हैं, इतनी बड़ी संस्थाएं बनी है, किसी व्यक्तिगत नाम ना लेते हुए, तो मैं जो किस्सा आपको बता रहा हूँ कि आशीष ठाकुर गुंडा क्यों। आशीष ठाकुर इसलिए गुंडा है, उस घटना में प्रिंटेड है, शपथ पत्र है सब। उस महिला का फोन आया, दाहिया है, सतना रीवा साइड की कहीं की वो महिला थी, पेट में बच्चा खत्म हो गया, यहाँ पर एक एम्बुलेंस वाला उनसे 18-19 हजार रुपए मांग रहा। उसका वर्चस्व इतना हावी कि पुलिस व्यवस्था भी पंगु उसके सामने। मैं रात को 12 बजे पहुंचता हूँ, वहां पे एक सिपाही था सतपाल। सतपाल को अब आप जाके पता कर, शराब पीता है, सब करता, ठीक है, पर पद में है वो अपने, वहां पे तो आरक्षण है। मैंने उससे बात की फोन पे, मैंने कहा यार वो मेरे को ये फोन आया है, उसके बाद व्यवस्था नहीं है, या तो मैं गाड़ी भेज देता हूँ, आपने देखा मेरे पास गाड़ियां हैं, वो मैं पेड़ व्यवस्था में कोई गाड़ी नहीं चलाता, मेरी कोई किराए से एम्बुलेंस नहीं चलती, तो या तो उसको कम करा दो, उतने पैसे नहीं है, अब बॉडी लेकर। अच्छा, इतना प्रभाव कि वो एम्बुलेंस संचालक लोग किसी और की गाड़ियां अंदर नहीं आने देंगे, कोई आएगा तो मारपीट करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस मामला कायम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर रात में या दिन में जो कर्मचारी हैं वो स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। किसी को बियर से सम्मान हो गया, किसी का पैसे से, किसी से पैकेट का सम्मान हो गया, उनको कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम अन्य प्रदेश में या उस अननोन जगह पे जाएं, कोई हमको 2 लपाड़े मारे और हम थाने जाके रिपोर्ट लिखवाएं, तो थाना बोलेगा कि चलो भगो यहाँ से, इतनी फुर्सत नहीं। आज भी भारत में किसी भी थाने में आप चले जाइए, वहां पर एक गरीब महिला या पुरुष अपने अगर पारिवारिक कलेश की भी रिपोर्ट लिखाने जाए तो पुलिस गाली देके भगा देती है गेट से। अभी भी उस मामले में रात के 12 बजे मुझे फोन आया, मैं वहां मौके पे पहुंचता हूँ। ये पुलिस की और उस एम्बुलेंस संचालक ठेकेदार की गठबंधन थी, कि जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, मैं उस परिवार से मिलता हूँ, और मैं अपनी यही गाड़ी जो आप खड़ी देख रहे हैं ना, सेवा वाली, उसको मैं वो गाड़ी देता हूँ कि इसको जाने दो। पुलिस बोलती है टोकन नंबर नहीं है, नहीं जाने मिलेगा। तो हमने टोकन नहीं तो आप भेज दो, पर उसके बाद नहीं है 20,000 रुपए। इस बीच में वो एम्बुलेंस संचालक अपने लोगों गुर्गों के साथ भर के आता है, मेरे ऊपर प्रहार कर देता। पुलिस सहयोग करती, मुझे कैबिन में बंद कर दिया जाता है जहां पे अभी बूथ चल रहा है। हाँ। किस्मत से कुछ लोग और आ जाते हैं जो मुझे देख के मेरे पास भाग, मुझे वहां से निकालते हैं, और उसके बाद मेरे ऊपर SC/ST मामला कायम हो जाता है। पर मैं भी लड़ झगड़ के उस बॉडी को वहां तक भेजता हूँ, जिसका शपथ पत्र उसका परिवार, दाहिया परिवार का, एक आर्मी में इंदौर में है, पदस्थ है, उनका जेठ वगैरह है, और मैं बकायदा मैंने उनको घर भेजा, उन्हें शपथ पत्र दिया, कोर्ट में सबमिट किया गया कि आशीष ठाकुर को हमने फोन लगाया था, हमसे एम्बुलेंस संचालक 20,000 रुपए 19,000 रुपए मांग रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, आशीष भैया ने अपनी गाड़ी भिजवाई, डीजल उन्होंने डलवाया, हमने भाई मेरे पास बहुत पैसे नहीं होते, जो मैं मदद कर सकता वो करूंगा। और मेरे ऊपर वो SC/ST एक्ट लगा और काउंटर मामला पुलिस ने बनाया, और 1.5 साल बाद चालान पेश किए। तो अब अगर मैं उसकी मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कोई काम किया हो, मेरी कोई आता शराब का ठेका, कोई रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, कोई ट्रक बस, कुछ मेरा व्यक्तिगत व्यापार चल रहा हो, तो सिस्टम मुझे बताए। अगर मेरा चल रहा होता तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होता, ये सबका मुझे खा गए होते। तो मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया और भविष्य में भी उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे को ईश्वर की कृपा से जो जीवन जैसा चल रहा है मैं उसमें सेटिस्फाइड। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति विशेष से वो आपको सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता।
उसको आपके दर से कोई सरोकार नहीं, उसको जी भैया चाहिए। मैं स्वतंत्र विचारों में मैंने जीवन काटा है, अपनी साइड से कोशिश करता हूं। अब ये भी बात ठीक है, किसी एक पक्ष की मदद करोगे आप, एक पक्ष के लिए करो, दूसरे के लिए बुरे रहो। राजनीतिक चोला जैसा जीवन नहीं है। जैसे शायद राजनीति के बारे में बात करें तो मैंने धोखे से कोइंसिडेंटली एक चुनाव लड़ा। चुनाव मेरा लड़ना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य बस ये था मेरा, हमें आने वाला था उस पर जी। कि चुनाव का टिकट कैसे मिला, और टिकट मैंने भाजपा से भी मांगा और मैं आरएसएस में भी रहा, भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया, आश्वासन दिया। अंततः मैंने डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ना है। लड़ने की कोशिश मैंने सिर्फ इसलिए की, मुझे आवश्यकता नहीं थी, पर मेरा, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उस आवाज को लेके जब मैं कहीं भी पहुंचता हूँ तो मुझे आखिरी पंक्ति में, आखिरी में नंबर आता है और वो भी कोई नहीं सुनता। चुनाव लड़ने का डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया मैंने कि जब आप किसी छात्र कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, तब आप उस कॉलेज के, स्कूल के छात्र होंगे, तब आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे यही एक आसान तरीका लगा कि अगर मैं चुनाव एलिमेंट होता हूँ और मैं निकालता हूँ तो मैं अपनी इस आवाज को वहां तक ले जाऊं। अगर मैं नगर निगम जाऊंगा तो नगर निगम में इनके लिए एक व्यवस्था मांगूंगा। अगर उससे ऊपर जाऊंगा सिस्टम में, तो सिस्टम में इनके लिए एक आईडी, आधार और आयुष्मान मांगूंगा। उस सिस्टम में जाके इनकी मृत्यु के लिए जो शासन की चीजें मिलती वो इनको मिले। उन बच्चों को जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए या जिनको आश्रय मिलना चाहिए उनको मिले। इस उद्देश्य से मैंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव ठीक है, मैं हार गया, कुछ अपने लोगों ने ही हराया, ये बात भी ठीक है। तो हराना जिताना अपनी जगह है, पर मैं भारत की मानसिकता नहीं समझ पाया हूँ कि इस दुनिया देश में कैसे हैं लोग जो तालियां तो बहुत तेज बजाते हैं बिना सुने हुए, और रोने के नाम पे चार कांधे भी नहीं मिलते। सही ये है, व्यवस्था थी। क्योंकि जो आदमी 25 साल से बिना किसी स्वार्थ के अपने जेब का पैसा लगा के लोगों से हल्की हल्की मदद लेके लोगों की सेवा कर रहा था, और जब वो चाहता है कि एक पद में आके वो लोगों के लिए और कुछ बेहतर करे, उसे ही मेरे हरा दिया ऊपर जाता है। वर्तमान में सिद्धार्थ भैया जिला बदर का मामला चला, 2 साल से चल रहा। अच्छा। जिला बदर उन लोगों पे लगता है जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्होंने देश दुनिया के लिए कुछ खराब काम किए हों, या जिनकी वजह से समाज असुरक्षित। तो मेरी वजह से समाज तो असुरक्षित नहीं है, हाँ, पर ठेकेदार असुरक्षित है, निश्चित रूप में। या प्रशासनिक अधिकारी वो असुरक्षित है जिनको मैं नमन नहीं करता हूं, सलामी नहीं देता हूं। अगर उस व्यवस्था को देखा जाए, किसी भी जानकार से, विधि के जानकार से या प्रभाव में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाए, तो वो ये जानते हैं कि एक सेकंड इस मामले को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसे कोई मामले ही नहीं है जिस मामले पे आप मेरे ऊपर जिला बदर की कार्रवाई करें। तो अब जिला बदर की कार्रवाई किन पे लगनी चाहिए? शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम ऐसे गुंडे बदमाश हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्तियां हैं। ऐसे शहर के बड़े बड़े नेता और आसपास के जिलों में हैं जिनके पास लाखों करोड़ों में संपत्तियां हैं, उन पे लगना चाहिए। मेरे पास तो भुजी भांग नहीं है, आप खरीद लो, ढूंढ लो, ले लो। और मैं जीतना ही नहीं चाहता, तो आप मुझे हरा कैसे पाओगे? सबसे बड़ी बात, मैं आपकी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हूं जिसमें आप मुझे कॉम्पिटिटर समझते हैं। तो ये है जिंदगी की व्यथा और दशा, चल रही है, चलती रहेगी। अच्छा, वो एनकाउंटर वाला भी आपका कुछ था कि आपके ऊपर एनकाउंटर एक होटल थी हमारे अच्छा क्षेत्र में, तो फिर नाम लूंगा तो गलत हो जाएगा, नाम रहने दीजिए, खेल है, पर फिर भी प्रशासन के लोग, फिर भी प्रशासन के लोग और राजनीति के बहुत कद्दावर लोग जिन्होंने 25-25, 30-30 साल राज किए, बहुत बड़े पदों में रहे। मैं उस दौर में, मेरे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद मैं प्राइवेट नौकरियां करता रहा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं शास्त्री नगर में सायनाला के पास रहता था, वहीं एक होटल थी। अब आज की होटलों में और पुरानी होटलों में अब तो ठीक है, एसडीएम से परमिशन ले आओ, वो परमिशन के बाद भी 2 बजे तक जिसका प्रभाव है वो बजाता है, और नहीं तो गरीब के यहाँ चुंगा नहीं बज पाता। वहां पर होटलें चलती थी, रात भर बहुत चीजें होती थी, तो अपन देखते थे वहां खिड़कियां लगी थी, रात भर डीजे बज रहे हैं। वे रात 12 बजे थके हारे आए, और क्योंकि आप जवाब दोगे तो बुरे हो जाओगे, तो मैं एक रात चला गया उनसे बहस, तो मैंने बंद करा दिया। फिर उस समय मकरंद जोस्कर साहब हुआ करते थे, एसपी, बहुत अच्छे आदमी था, और एक नागिन सिंह एसडीएम हुआ करते। मैंने उनसे संपर्क किया, क्षेत्र के टीआई जो वर्तमान में कोई एडिशनल है, जो उस समय थे, उनसे अभी अब मेरा बहुत अच्छा दुआ सलाम है, जब भी बात करते हैं हम। तब वो प्रभाव में थे, मतलब मैंने तो वो देखा है कि एक विधायक और एक चाहे तो वो जिसके ऊपर 302 चाहे लगवाते, जिसके ऊपर 307 चाहे लगवाते, और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी घसीट के आपको थाने में बैठा दिया जाए, आपके मोबाइल छुड़ा लिए जाए, तो अगर आप किसी दल को बिलोंग करते हो तो 4-6 लोग आ भी जाएंगे, और नहीं पुलिस कहती हमने काम कर दिया, जाओ कोर्ट में बताते ना। उस मामले में मैंने विरोध किया, मैंने वहां रेड डलवाई, वहां रेड डली, लड़कियां पकड़ी गई, मामला कायम हुआ, जिसमें मैं गवाह भी बना। एसडीएम नागिन सिंह साहब शायद 15 में वर्तमान में कलेक्टर है, उस समय यहाँ पर एक यादव साहब थे, रामेश्वर या राम प्रसाद यादव, सीएसपी थे गोरखपुर। बिना
जैसे वरिष्ठ अधिकारी जब चाहते हैं तो उन्होंने लोकल सूचना दिए बिना उसमें रेड डाली और वो रेड पकड़ी गई। जब रेड पकड़ी गई उस समय एक हमारे यहाँ एक सीएसपी हुआ करते थे, किसी बहुत बड़े नेता के साथ वो चला करते थे। मैं तो नाम लेने से भी मुझे ऐतराज नहीं है, मैं नाम ही ले लेता। एक जग्गी साहब हुआ करते थे जो एक बड़े नेता के साथ चला करते थे। पुलिस का खाना और खाना बदोशी ऐसे होटलों में ही ये सब चला करता है। मुझे धोखे से वहां बुलाकर मारपीट कर कर पुलिस ने मेरे ऊपर कायमी करा दी। जब मेरा आपसे विवाद है मैं आपके पास क्यों जाऊंगा? उस घटना में जब ये रेड डली तो क्राइम स्क्वाड के लोगों ने, मुझे जानकारी आई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर उन्हीं में से किसी आदमी ने बता दिया कि आशीष भागो। मैं भागा। मतलब ये बात हुई आज 12-13 साल की। उस समय प्रेम शंकर तिवारी भास्कर में जो वर्तमान में संपादक है, मनीष गर्ग जो अभी बाहर हैं, ये भी पत्रिका से थे। क्योंकि मकरंद अस्कर साहब से मैं 1-2 बार मिला। ऐसी एक कहानी मेरी उनके साथ भी है, मैं बताऊंगा आपको, श्री हरिनारायण चारी साहब के साथ। उनसे भी अगर आप याद करें वो बताएंगे कि हाँ आशीष है। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी दुनिया में खराब। एसपी मकरंद अस्कर साहब जबलपुर एसपी थे, तो मेरी उनसे बात भी हुआ करती थी। तो प्रेम शंकर तिवारी जो वर्तमान में संपादक हैं, आप उनसे कभी चर्चा हो तो दुनिया पूछ सकती है, वो जीवित है। मैंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने अपनी एम्बेसडर भेजी। एसपी मकरंद अस्कर साहब ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूं। बोले आशीष तुम कैसे भी वहां से निकलो। मुझे कहीं लगा कि ये कितने बलशाली है और कहीं लगा कितने कमजोर है। एसपी, जिले के एसपी, जिले की पुलिस को रोक नहीं पा रहे उस घटना के लिए, पर मेरा बचाव कर। और मैं एक कब्रिस्तान में छिपा रहा। दूसरे दिन बड़ी खबरों में प्रकाशित हुई ये खबर कि आशीष ठाकुर को रात भर कब्रिस्तान में जान बचाने के लिए काटनी पड़ी। तो वो तो पन्नों में ये ऐसे सच है जो दाखिल है। मामले क्या लगाए थे उन्होंने कि एनकाउंटर करना पड़ जाए किसी का? नहीं, क्योंकि मैं इन सारी चीजों, जैसे मैंने आपके मामले बताया, मैंने विरोध किया चीजों का। विरोध किया तो आपको इस विरोध से तकलीफ हुई और आपके चाहने वालों को तकलीफ हुई। तो आप संगठित हैं, मैं अकेला हूं। इस आवाज को दबाने के लिए इतने प्रयास लगातार होते हैं। जो वो शेर और भेड़िए वाली कहानी थी शायद ऐसे ही। एक मामला और मैं बताऊं, हरिनारायण चारी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इलैया राजा साहब से भी मेरा अच्छा, मतलब ये सारे नाम हैं तो अच्छे। और इन्होंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे मन को दिखाया। इन्होंने मुझे अच्छा एक फीलिंग दी, तब तो मैं इनको याद करता हूँ। मेमोरेबल डे में हरिनारायण चारी साहब के बाद एक घटना हुई। क्या हुआ? एक मर्डर हुआ, कुछ लोगों ने एक हत्या की। ईशा पंत मैडम अपने यहाँ एडिशनल जबलपुर में। मैं अपनी नौकरी करके आ रहा था, तो यहाँ पर जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने कहा कि यार वो आशीष को देखो, भगा दो, पुलिस आई उसको लेने। अरे मैंने, मेरे पास तो पुलिस लेने आएगी, मैंने क्या किया? ये सिलसिला कैसे मैप होता है आप देखें। विश्वजीत सिंह ईटीवी में संपादक थे, आपने नाम सुना था। तो मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा। बोले यार ठाकुर ऐसे कैसे? मेरी भी समझ में नहीं आया। पता ये चला कि कुछ लोगों ने एक हत्या को अंजाम दिया, उनके पारिवारिक कलेश जो भी रहा हो, और वो लोग क्षेत्र में रहे और मेरे कहीं ना कहीं मैं उनको जानता हूं। मतलब मुझे जबरदस्ती उलझाने के लिए क्या प्रयास किए गए, आप सोचो किस स्तर पर। क्योंकि सिर्फ आप उन्हें जानते हैं। हाँ, सिर्फ मैं जानता हूं। तो बहुत समस्या हुई, मैंने क्या करूं। मैंने संपर्क किया तो उस समय बब्बू जी विधायक मंत्री थे। उनके पास भी गया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि चलो अपन चलेंगे, एसपी से बात करेंगे, कोई तुम्हें नहीं छुए। गए, उस समय उन्होंने ऑटो का कोई धरना वरना दिया, खड़े रहे, दहशत थी, कोई आगे ना कोई पीछे। तब पत्रकार जगत ने क्या किया, मेरी एसपी साहब से मुलाकात कराई। बोले आओ आशीष तुम तो आओ। जब मैं हरिनारायण चारी साहब से मिला, उन लोगों ने मुझे बताया कि आशीष, उन्होंने हाँ आशीष को जानता। आशीष अच्छा लगता। मैंने भाई साहब ऐसा ऐसा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब यही छोटी छोटी खुशियां हैं जो मुझे जीने की वजह देती है। उन्होंने ईशा पंत मैडम को फोन लगाया। उन्होंने कहा मैडम आप कहाँ गई हैं, किसको लेने गई? बोले वो आप फिर नहीं बोला आप आशीष ठाकुर ढूंढ। बोले हाँ सर, उनके लिए वो। बोले आशीष को आप जानती हैं? बोले नहीं सर, वो थोड़ा उसमें आया था मामले में तो देख रहे थे। बोले आशीष मेरे पास है, और आप अगर आशीष को एक बार फोन लगा लेना, अगर वो ना आए या आपका सहयोग नहीं करे तो आप बताना। फिर ईशा पंत मैडम से मेरी बात हुई, उनका फोन आया। समरजीत सिंह टीआई हुआ करते थे, गोलपुर टीआई। अच्छा। उनका परिवार एक्चुअली, जो लड़के थे जिन्होंने किया, उनकी फैमिली प्रॉब्लम, उनकी बहन की जो भी रिश्तों के थे, वो किसी राजनीतिक संरक्षण में हुआ था। उनका पिता एमपीबी में काम करता था और वो मेरे यहाँ लाइट बनाने आता था। अच्छा। मेरे मोहल्ले में
मैं उनको अंकल कहा करता था। तो उस कड़ी को जोड़ के मुझे वहां उलझाया गया। अब जब वो लड़के पहुंच गए, समरजीत सिंह साहब ने सरेंडर कराया, मैंने उनके पिता को समझाया और मैंने फिर ये बात कही। फिर उसके बाद ईशा पद में से कई बार बातचीत हुई। जब भी कुछ घटना दुर्घटना हो जाए तो बोले आशीष कहाँ हो तू, आशीष ये हेल्प करा दो, आशीष वो हेल्प करा दो। तो ये आधा अधूरा सच जो गुंडई और गुंडा और ये नाम जो चलाए जा रहे हैं वो चलते रहे हैं, वो चलते रहेंगे। ये आधी अधूरी खबर है, इस खबर को कोई पूरी नहीं चलाता। तो इस पूरी खबर चलाने के लिए जो जितने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तो उसके कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपके मन का हुआ तो मैं बड़ा अच्छा आदमी हूं, मन का ना और हुआ अगर तो आपकी बात मैं नहीं सुनता और आपसे सरोकार नहीं रखता हूं, मैं न्यूसेंस हूं। मतलब सीधा सा ये गणित है कि भाई किसी को आप हार्मफुल नहीं हो पा रहे हो किसी के लिए, तो उसके बारे में समाज में एक बिल्कुल। गलत धारणा, एक उसका मेरी व्यक्तित्व तो ये गलत समझ में नहीं बनाने की आता कोशिश कि करो। मैं जो मेरे जो काम है, जो मेरी सोच है, वो आपकी राजनीतिक दायरे से बहुत दूर, कोसों दूर। बिल्कुल, आप अपना काम कीजिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे वो सेवा मेरे करने काम दीजिए। में जब आपको कोई सहयोग नहीं है तो ये इन्फ्लुएंस करने का क्या ही पर्पस। आपने खुद व्यवस्था देखी अस्पतालों की कि लावारिस लोगों को मेडिकल भेज रहा है, रेलवे भेज रहा है, जीआरपी भेज रही, पुलिस भेज रही, और जब मैं इसी थाने में किसी मदद के लिए जाऊं तो फाइल मुझे लाए बाहर थे खड़ा मेरा, रहना पड़े। फाइल दिखाई। तो सिद्धार्थ भैया, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आधी अधूरी हैं, और इनको अगर बेसिकली पूरा दिखाया जाए या माना जाए, पर दिखाने तो होगा क्या, हमारा भारत तो अंधा हो चुका है ना। अंधत्व का चश्मा है, उनको दिखाए नहीं दिखाए क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब ये दिखाने की पिक्चर खत्म कर दो, जो अपना जीवन है, जो अपन से बन रहा है अपन करते हैं। भाई हम किसको बताएंगे कि हम राजा हैं कि रावण है कि राम है। तो जिस दिन हम यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा करवा दें या भागवत करवा दें तो हम राम हो जाएंगे, और किस दिन हम मौला भी हो जाएंगे। ये कुछ पेपर्स हैं और ये कुछ फाइल्स हैं। ऐसी बहुत सारी फाइल हमने ऑफिस में भी देखी। ये पेपर्स हैं जिसमें मैं पढ़ पा रहा हूँ कि चाहे वो शेखपुरा हो, नरसिंहपुर हो, और अपना गोहलपुर थाना हो, गढ़ा हो, बहुत सारे पेपर्स हैं। मतलब मैं अगर इनकी फोटोज लगाने में बैठूं तो शायद 2 घंटे का वीडियो बन जाए। तो और ये इनकी क्वांटिटी जो अभी है, मुझे ऐसा लगता है 100 से प्लस होगी। कि कहीं पर कोई अगर खत्म हो रहा है, कोई लावारिस लाश है, तो खुद प्रशासन वहां से लिख करके भेज रहा है कि भाई आशीष जी के नाम पे मुख्य सेवा संस्थान ये कराएगा। और फिर उसके बाद खुद से प्रशासन ये सवाल करता है कि साहब आपने ऐसा क्यों किया। तो ये बड़ा क्वेश्चनिंग है मामला, क्योंकि एक एक पेपर सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। और आप ये जो पीछे फोटोज देख रहे हैं, ये लगभग टोटल जो क्वांटिटी होगी 2000 प्लस होगी। भैया के घर पर भी, आशीष भैया के घर पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मैं भैया बोल रहा हूँ तो आप ये नहीं सोचिएगा मैं पक्षपात कर रहा हूँ, उम्र में नहीं बड़े हैं, नहीं, सम्मान देना मेरा फर्ज बनता है, नहीं तो मैं आशीष जी भी कह सकता हूँ। पर उम्र में बड़े हैं मुझसे और ज्यादा जीवन देखा है। तो ये सारे मोमेंट है। पर आशीष जी का कहना है, भैया का कहना है कि भाई साहब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए, अगर कर सके तो वो करिए, लेकिन उसके बाद कम से कम टांग तो मत खींचिए। सिद्धार्थ भी एक बड़ा मामला बताऊं, बाल कल्याण समिति हमारे जबलपुर में चलती है। जी। एक लड़की मुजफ्फरपुर से, नाबालिग लड़की भाग कर आई, वो हमें मिली, हमने मुख्याश्रय में रखा, इसकी सूचना थानाओं में दी। अब वो लड़की के परिवार, फिर जब हमने देखा तो बाल कल्याण समिति ऐसे तो नहीं आई, बुलाते रहे, अभी भी बड़े हैं, कोई नहीं आता। रांची में इनका ऑफिस है, तो वहां से हमने पेपर में खबर छपवाई, एक वीडियो वायरल किया हमने कि ये उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आता, तो नेहा। तो मैंने कहा ये लड़की है नेहा, हमारे यहाँ कुछ सालों से है, कुछ महीनों से है, इसको अपने घर जाना है, अगर आप लोग कोई बता सको कि दिल्ली मुजफ्फरपुर आसपास की, बताती है। वो वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो बहुत चला, मतलब आप समझो कि दिल्ली, बॉम्बे, बहुत सारी जगह गया, इनके पास भी पहुंचा। तो ये अपना बोरा बिस्तर लेके, आलम लेके आ गया कि बोले आप हो कौन, आपने इस लड़की को कैसे रख लिया। तो हमने और 4 लड़कियां दिखाई, जिसमें से आप एक संगीता को देख के आए। हाँ, जो मेंटल है अभी। तो बोले नहीं आपने, अब क्योंकि पेपर में छप चुका था, तो इन्होंने कहा, हमने भाई इसको भी लेके जाओ, आप मेरे पर जो कार्रवाई करना करो। तो उसको राजकुमारी निकेतन कर दिया गया, इनकी राजकुमारी भाई पिक्चर कल बाल निकेतन। उसके परिवार से मेरी बात हुई, और उसके परिवार को मैंने जहां से बुलवाया तो वो आदिवासी लोग थे, उनको ऊपर से आने में, पहाड़ से जमीन पे आने में 4 घंटे लगते, जिस प्लेस से वो लोग थे। उनको किराया मैंने दिया, उसका भाई, उसका चाचा यहाँ आया, पर इस कानून व्यवस्था ने उनको हैंडओवर नहीं किया, उसका पिता तो था नहीं, वो मां नहीं आ पाई। अब क्योंकि मैंने कहा कि मरने और जीने की ओटीपी लगती है, तो वहां पर ग्रामीण लोगों के पास नहीं था आधार कार्ड, वो जीवन ही कट जाता उन लोगों का। आइडेंटिटी थी, लोग थे, वहां के नेता ने, सरपंच ने लिख के दे दिया कि नेहा हमारी लड़की है, यहाँ से यहाँ गई थी। वो लड़की अपने घर नहीं जा पाई। अब फिर घूम करके आशीष ठाकुर,
फिर राजकुमारी बाल निकेतन वालों ने संपर्क किया, फिर मैंने अरेंज किया डॉक्यूमेंट्स, जो अपने घर जा पाए, मैंने यहाँ से उसको राजकुमारी बाल निकेतन भेजा। ये छोटी सी बात इसलिए बताई कि यहाँ पर आके अपने आप का प्रभाव दिखाने के लिए जेसीबी लेने तो आप खड़े हो, पर जिम्मेदारियों का इतना बड़ा थैला है जिसकी बाही पकड़ने की आपकी ताकत नहीं। तो ऐसे हजारों किस्से ऑन पेपर है, ऑन राइट्स है, पर यहाँ बोलना मना है। शांत रहो, चुपचाप रहो, अपना जीवन जियो। बोलोगे तो आप गुंडे कहलाओगे। गुंडे कहलाए, और हमको फिर अच्छा आप लगता है ऐसी गुंडागर्दी। और हालांकि ये बात भी ठीक है कि इंसानी नेचर है, हाँ एक प्रतिरोध होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा, भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं जवाब जरूर देता हूँ, और मुझे लगता है मैं निश्चित रूप में सही जवाब देता हूँ। आप किसी भी पन्ने को पलटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, मेरा वादा है, किसी भी मामले। वो किसी बड़े अच्छे लेखक की कविता की कुछ लाइन है, अभी हमने एक फिल्म में भी सुनी थी, कि वो कहते हैं कि भाई आदमी को जहां पर जरूरत हो वहां बोलना चाहिए, क्योंकि ना बोलने से और ना सुनने से आदमी मुर्दा हो जाता है, और मुर्दों की कोई सुनता नहीं है। और जो आदमी मुर्दा नहीं होता समाज में, जो सच में जिंदा रहता है, वो आशीष ठाकुर जैसे लोग होते हैं, जो अपने आप में फिर गुंडे कहलाने लगते हैं, जो करते तो 25 साल से सेवा है, लेकिन उनका वो गुंडापन, गुंडा राज, मतलब हम अगर अपने हक को मानते हैं तो हम गुंडे हैं, हम किसी और के हक के लिए लड़ते हैं तो हम गुंडे हैं, हम अगर समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम गुंडे हैं। इट मीन्स कि आप किसी के हाथ के नीचे सब कुछ कर रहे हो तो आप सही हो, अगर हाथ के नीचे से आप अलग हुए तो आप गलत हो, मतलब आप बरगद के नीचे रहो और कभी आप पनपो नहीं। लेकिन ये पूरी बातचीत का आखिरी चरण है, तो भैया ये इतने सारे मोमेंटो, सारी चीजें हैं, आप आखिरी में जो कुछ आप कहना चाहो, मोक्ष के बारे में, सिद्धार्थ आपके बारे भैया, में। एक्चुअली है क्या, जीवन मेरा जो मानना है, अभी महाराष्ट्र में 14 तारीख को मोक्ष का सम्मान, इसके पहले राजस्थान में गहलोत जी ने और बाकी सम्मान, मुझे सम्मान और श्रीफल नहीं चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये तो कोई व्यापार है नहीं, सम्मान श्रीफल के लिए काम शुरू नहीं किया गया। ये तो ईमानदारी से कहा जाए तो एक भय है, एक डर है कि कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ। आप सफर करते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, बाहर से माँ बाप बाहर रहते हैं, महीने उनको पता नहीं चलेगा लड़का काम कर रहा है, वो पता चला जब ढूंढने चले तो कंकाल ना मिले। आज ऐसी कितनी लावारिशियां हैं, इतनी कितनी गुमशुदगियां हैं जिसमें पुलिस तलाश करती है, आप बताइए। जो भी गुम है तो लोग अपने पर्चे लगा लेते हैं, पर पुलिस किसी गुमशुदा को तलाश नहीं करती, जितना मैं जानता हूं। बच्चियों के रेप के मामले में आप खुद जानते हैं कि 20 मिनट में 20 रेप होते होंगे, पर कितनी रिपोर्टें होती हैं, कितनी स्वीकार कितनी अस्वीकार। मेरे कहने और चाहने से भारत नहीं बदल सकता, सोच नहीं बदल। रही बात मोक्ष की, तो जो मैं सेवाएं देता हूं, तो जो मेरा चाहना है, मेरे चाहने कुछ नहीं होगा। आज अगर कोई किसी को गाली दे, और आजकल तो कोई ना भी दे तो भी मामले कायम हो जाते हैं, यहाँ तो खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, आपके सामने घिसट रहा है, मर रहा है आदमी, अगर वो बिना इलाज के मर रहा है तो निश्चित रूप में जो अस्पताल व्यवस्थाएं हैं या उस स्वास्थ्य आदमी की व्यवस्था हत्या है, ही है, और कौन तो उसकी जिम्मेदार है हत्या उसके हत्याओं ऊपर का? जिम्मेदार होना चाहिए। हर नगर निगम अधिकारी और ऐसे मंत्रियों पर मामले कायम होने चाहिए जिनकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल रहा। ऐसी सरकारों पे मामले कायम होने चाहिए, क्योंकि ये मर गए या मर रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले वो बच्चा जो मर गया, जिसके लिए वो भटक रहा है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो ऐसे आशीष ठाकुर की क्यों जरूरत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शासन ने गाड़ियां चलाई, हर जिले को गाड़ियां दी कि जब मृत्यु होगी तो उनको घर तक छोड़ेगी, कहाँ है गाड़ियां, क्यों नहीं छोड़ रही? क्यों प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ऐसा काम करते हैं? एक आम आदमी क्यों मर रहा है बिना ओटीपी के, उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होगा? एक लावारिस आदमी की आइडेंटिटी, उसको इलाज कैसे मिलेगा? धर्म और जाति की बात आप करने की बात करते हैं, वो तो ये लोग किस धर्म के, ये कौन डिसाइड करेगा? या तो एक श्रृंखला और बनाई जाए, एक आध कोई धर्म मंत्री होना चाहिए जो ये बताए कि भाई ये किस धर्म से बिलोंग करता है, उसके धर्म के अनुसार उसको दिया जाए। मोहब्बत और इज्जत के पखवाड़े में इंसानियत ढूंढने चला हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि मोक्ष के लिए आप, ये जरूरी नहीं कि आप मोक्ष के लिए करें, आप कहीं करें दुनिया संसार में जहां पर भी है। मैं किसी भंडारे को अच्छा नहीं मानता, मैं बुरा भी नहीं कहता, पर आपके एक दिन के भंडारे से किसी का जीवन नहीं चलेगा। और जो सेवाएं ये जारी हैं इस छोटे से शहर से दूर तक, अगर शासन चाहे और लोग चाहें तो इस 365 दिन में आधे दिन का खर्च भी नहीं है, जितने में इन सारी जिंदगियों को जीवन भी मिल सकता है, इनकी अंत्येष्टि और अंतिम गति भी बेहतर हो सकती है, भारत के हर एक आदमी की गति अच्छी हो सकती है। ये हजारों करोड़ों के घोटालों से बच के अगर कुछ बेहतर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, जिम्मेदार कुछ तो छोड़ दें किसी के लिए, ऐसी व्यवस्था बने, तो किसी आशीष ठाकुर किसी मुख्य की जरूरत नहीं होगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जो मैं काम करता हूँ मैं इससे बिल्कुल नाखुश हूँ। किसी की जिंदगी और मौत के लिए आप जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं, ये कौन सी खुशी दिखता है? आज अगर कोई मर रहा है या बदहाल हालात में और हम देख पा रहे हैं,
मेरा एक संकल्प है कि जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो तो ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ वो तो मैं करूँ, पर देख पा रहा हूँ उसका बोझ भी इतना हो जाता है, वो लेते कि आर्थिक पे रुक जाती व्यवस्थाएं। आज मैं टाटा बिरला या मैं कोई बड़ा सामाजिक संगठन होता, मुझे पैसे की ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती, तो मैं न जाने क्या बना देता शहर को, मैं भी कोई एक आध आइसलैंड बना देता, एक आध ओशो का, मतलब सब पूजनीय है, मैं किसी को आहत नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं होती, या मैं धर्म का प्रोपोगंडा करने लगूं, अभी मैं चोला बदल लूं तो क्या मैं अच्छा हो जाऊं? सही है। क्या कपड़े बदलने से मैं बेहतर हो जाऊं? जिंदगी मौत के लिए इतने सारे आश्रम चल रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, पर इस पर किसी को कोई सरोकार नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि इन सारे लोगों को एक बेहतर जिंदगी, बेहतर मौत मिले, 2 गज कफन और चंद लकड़ियां मिले, जो जिस लायक है, जो वो जाना चाहते हैं। जीवन की इस अवस्था में जहां इस भारत में कोई लावारिस नहीं है भाई, ये ऊपर से तो आए नहीं है, किसी मूवी से गिर के, किसी आसमान से गिर के, या जमीन से पड़ के आ गए भूत बन गए। बिल्कुल गया। इनके आगे पीछे कोई तो होगा। इस भारत में कोई सरोकार लेने तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। तो जब अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो ये सिस्टम, लोग तो कहते हैं ना कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, सरकारें, एक आम आदमी, एक पूंजीपति, एक व्यक्ति विशेष या सामाजिक संगठन जो बोलता है हम जिम्मेदारी लेंगे, तो ये मिलकर जिम्मेदारी लें और उस धर्म को पूरा करें, ये अपन चाहते हैं। सम्मान की रही बात, तो ऐसे कई बार सम्मान, मैं आपको बता दूं कि इतने सालों में गणतंत्र दिवस 15 अगस्त में हमेशा सम्मान पत्र मोक्ष को मिला। ये किसी नेता के रिकमेंडेशन से नहीं मिले, ये वर्किंग से मिले। इस वर्किंग में भी नेताओं के प्रभाव से, कई बार राजनीतिक लोगों के इन्फ्लुएंस से वो प्रमाण पत्र नहीं मिले, और अब नहीं मिल रहा है, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ ये प्रमाण पत्र। मेरा राष्ट्रपति सम्मान के लिए कोविड में नाम गया। इवन एक और राष्ट्रपति सम्मान, एक बात बताता हूँ, मेरे पास पेपर है। असम की एक महिला थी जिसका कटनी, जैसे उस समय क्या था कि कहीं पे भी एक्सीडेंटल, इटारसी, कटनी, सतना, ट्रेनों में एक्सीडेंट, मतलब डेथ हो गई, नेचुरल डेथ, उन सबके पीएम मेडिकल में, पहले तो पीएम बनते, फिर पीएम यहीं करने थे, या फिर बॉडी को या जीवित इंसान को यहीं इलाज मिलना, तो फिर यहाँ से शिफ्ट किया जाता था। कोविड सेंटर यही था। मुझे उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, प्रशासनिक अधिकारियों से खबर आई, मैंने उसको लाया। इवन सब माँ बहनें हैं, आज भी मैं जब हमारे यहाँ वो संगीता हो या बूढ़ी अम्मा हो, तो मैं उनको नंगा करके नहलाता हूँ, तब महिलाओं को दिक्कत नहीं होती, महिला सशक्तिकरण नहीं आता उनको नहलाने के लिए, उनको गंदगी धोने के लिए। तब वहां पे महिला कहाँ जाती है, वहां महिला सशक्तिकरण कहाँ जाता है, माँ बहनें कहाँ जाती हैं, मेरे भाई बहन कहाँ जाते हैं? ये आधा अधूरा सच जो जिंदगी का है। तो वहां पर किसी को सरोकार नहीं है। क्या वो महिला को आशीष ठाकुर नहला रहा है, तब वो आशीष ठाकुर नहीं, तो फिर आशीष ठाकुर गुंडा हो जाते हैं। हाँ, ये वो सच है कि जो वास्तविकता में होने चाहिए। आपके प्रोमाइसेस में, अगर आपने एक संगठन बनाया, तो आप एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करेंगे, कोई भी पार्टी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करे। ऐसी लाचार जिंदगियों के लिए कौन जिम्मेदार? क्या संगीता के सपने नहीं है, या राजकुमार को अपना बच्चा नहीं चाहिए अंतिम संस्कार के लिए? किसके कंधे पर जाएगा? और किसी का कंधा मिल भी जाए तो यहाँ तो हर चीज की कीमत वसूली जा रही है। आज लकड़ी से लेके कफन तक का पैसा कहां से लाएगा एक आदमी? ये कौन लाके देगा? जो जहां पर भी है, मेरा संकल्प है कि भारत में जहां पर भी ऐसे लोग पड़े हैं, मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप सब माध्यम बने। मेरे मोक्ष में मुट्ठी भर लोग हैं, जिनमें से 10-15 लोगों के माध्यम से बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही, मुझे भी नहीं पता कैसे चल रही। अब रही बात मेरी, तो मैं जॉब प्रोफाइल था, जॉब प्रोफाइल हूँ, जिससे जिंदगी चल रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट मुझे लाइफ में मिल सकते थे। मेरे साथ के लोग नौकरी कर रहे हैं, तो मेरी फैमिली आज कहीं ना कहीं इस बात को फील करती है कि मैं कहीं जा सकता था बड़े पदों में। मेरे साथ का जो बंदा है, जो मेरे साथ 20 साल पहले नौकरी करता था, आज उसकी महीने की सैलरी 4.5-5 लाख रुपए। एक प्रशासनिक अधिकारी की क्या सैलरी होगी, कलेक्टर, एसपी की 1.5 लाख, 2 लाख, भले उनके पास कुछ भी आता हो। तो मैं अगर अपनी जिंदगी में अगर ये समझौता नहीं करता, तो मैं महीने का 5 लाख 6 लाख रुपए का आदमी था, एक नंबर का। मेरे टूरिंग के लिए कंपनी पैसा देती है, होटल में रुकने के लिए, वो अभी भी देती है। हर शौक मुझे कंपनी मेरी जिंदगी के लिए प्रोवाइड करा सकती थी, मैं शौक पूरे कर सकता था। पर मैंने चुना कि मेरी जिंदगी से बेहतर वो सारे लोग हैं जिनको मुझसे आशाएं, तो मैंने इसको दरकिनार करते हुए मोक्ष का रास्ता चुना है। तो मैं चाहता हूं कि जब जहां भी मैं देख पा रहा हूं ये मदद करूं, और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े, वो खुद चला ले। एक बार ऐसा कुछ व्यवस्था बना, तो मैंने ये भी कहा प्रशासन को, आप मोक्ष का नाम कुछ और बदल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बैनर लगाने में भी पैसे लगते हैं, आपको जो नाम रखना रख दीजिए, पर ये सोच और ये सेवाएं चलती है। मेरा ध्येय यह है कि मेरे साथ और मेरे बाद भी ये जीवन की व्यवस्थाएं चलती रहे। मुझे हमेशा दुख होता है कि मैं इस व्यवस्था को कहाँ लेके जाना चाह रहा था, मैं कहीं नहीं ले जा पाया। आज मोक्ष के बाद बड़ा आश्रम होना चाहिए था, दानवीर कर्ण कुछ मिल जाते, कोई जमीन दे देते, कोई मकान दे देते,
मैंने लोगों को ये भी ऑप्शन दिया कि आप अपने नाम पे रखिए, पिता के नाम पे, दादा के नाम पे, अपने नाम पे एक शिला लगवा लीजिए, आप ही का नाम रहे, पर एक ऐसी व्यवस्था दे दीजिए जिसे मैं चलाना चाहता हूँ। वो मैं आज तक नहीं कर पाया। तो मेरे दिल में तो ऐसे बहुत सारे हृदय में है कि जीवन का बहुत सारा वक्त गुजार चुका हूँ। मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं यहाँ तक जी पाऊंगा। आज भी मैं आशा नहीं करता हूँ कि कल मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं बिल्कुल हर चीज का जवाब देता हूँ और दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। किसी की बेहतरी और खुशामदी के लिए मेरा जीवन नहीं। मुझे किसी के साथ फोटो या छायाचित्र लगाने का शौक नहीं, ना मुझे कोई संगीत सुनने का, स्टेज में खड़े होने का शौक। तो जिंदगी का संगीत मैं सुन रहा हूँ, उस संगीत में मैं माध्यम बनना चाहता हूँ। इस गुनगुनाती हुई जिंदगी में सब खुशी खुशी रहें और अच्छे से जाएं। यही सरोकार सिद्धार्थ किया। लोगों से अपील है कि लोग हमसे जुड़े। आज तक आपके माध्यम से शायद हमारी बात जाएगी, पर हमको न इंस्टा चलाना आता है, न एफबी चलाना आता है। हमारे मोक्ष को कहीं कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है। मोक्ष को आइडेंटिटी कोविड में लोगों ने पहचाना, पर काम तो हम रोज करते हैं। हम वो मजदूर हैं जो रोज गड्ढा खोदते हैं, पर हमारा सुपरवाइजर हमें देखने नहीं आता। वो सुपरवाइजर वो सारे लोग, समाज के लोग हैं जो दूर बैठकर अपने लिए वक्त देते हैं, समाज के लिए मार्गदर्शन देते हैं, पर हमारे दर्द में कहीं शामिल नहीं होते। मैं चाहता हूं कि वो इस गड्ढे के पास आए, इसमें खोदे भी, और इस जिद में या रंग में लोगों की मदद के लिए आगे आए। आपको अगर, मैं तो कहता हूँ, आप इस खबर को चलाइए, गुंडा या मौत की खबर, और जिसको जीते जागते मौत देखनी हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं। किसी को मरता हुआ देखना हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें, कहे तो मैं टिकट लगा देंगे कि भाई लाइव मौत देखिए। तो भारत में ये तो हो ही सकता है, जब ये सरकारें और लोग जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं तो मौत देखने आ जाए। तो मैं उनको मौत दिखा सकता हूँ, जब उनकी मर्जी करे वो जीते जी लोगों को मरते देख सकते हैं, और मैं कभी भी दिखा सकता हूँ। इस स्वतंत्र भारत में मैं ये कर सकता हूँ। बहुत कुछ है कहने को, तो अपन इसको, है ना। तो एक आशीष ठाकुर थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, एक मोक्ष था जिसके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन ये जो हम आज आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जो थी, ये सिक्के का दूसरा पहलू था। क्योंकि आप सिर्फ एक पहलू जानते हैं और उसे जान करके आप सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत ज्यादा कुछ सच में आज कहने के लिए मेरे पास नहीं है। स्तब्ध फील कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसा लग रहा है पाषाण हो चुका है शरीर, क्योंकि पिछले 4 घंटों में इतना कुछ देखा ना, मेडिकल से यहाँ तक। तो इसके आगे जो भी कहना हो सुनना है, आप सोचिए, आप कहिए, आप सुनिए। मोक्ष का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो मोक्ष का सहयोग कर सकते हैं। इस स्टोरी को आगे तक बढ़ाइए। कैमरे की इस तरफ देव सिद्धार्थ है, कैमरे के उस तरफ उपांशु श्रीवास्तव है। और देखते रहिए किस्सा गोई, सपोर्ट करिए मोक्ष को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सिद्धार्थ जी।